Hello everyone, welcome back to the next video in the series of JEE Main PYQ in-depth analysis and quick revision of most important and repeated concepts। तो यहाँ पे हम जो चैप्टर कवर करेंगे that is definite integrals। तो definite integrals चैप्टर में मैंने इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है, उस तरह से हम इसका एनालिसिस करेंगे और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को डाउट होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसका थॉट प्रोसेस क्या है, किस तरह के थॉट प्रोसेस पे जेईई मेन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा डाउट स्टूडेंट्स को, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉड्यूलस, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में होती है। तो वहां पे मैं आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगा, फास्ट तरीके बताऊंगा कैसे आप एग्जाम में उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर जेईई मेन के क्वेश्चंस ही वहां पे हम डिस्कस करेंगे, उसके थ्रू मैं आपको थॉट प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो इसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ये हमारा YouTube चैनल। तो अभी तक हम ऑलरेडी 6 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, बाइनोमियल थ्योरम, स्ट्रेट लाइंस, वेक्टर 3D ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। तो ये 6 हमने पार्ट कवर करे हैं और इसकी जो प्लेलिस्ट बनाई है उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जिन्होंने ये रिमेनिंग वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आप रिमेनिंग वीडियोस देख सकते हैं, उसमें उनका इन डेप्थ एनालिसिस कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे अब हम डेफिनेट इंटीग्रल्स स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @nc_maths और हमारी एक मोबाइल ऐप भी है कोचिंग जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे, जिसमें मैंने मैथ्स जो है उसके प्रीवियस क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है। अराउंड 22,000 प्लस क्वेश्चन है जेईई मेन के और 400 के अबाउट जेईई एडवांस के क्वेश्चन है 2013 से 2021 के। तो वो मैंने डिस्कस किए हैं डिटेल में, उससे आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं, थॉट प्रोसेस बिल्डअप कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इस वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इन डेप्थ एनालिसिस सब टॉपिक वाइज। तो आपको पता लगेगा कौन से टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस है, क्या है उसमें ट्रेंड और पैटर्न जिसपे जेईई मेन में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कितना परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन किसमें से आने के चांसेस ज्यादा हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसमें से 75% से भी ज्यादा क्वेश्चन जेईई मेन में आए हैं, फिर हम उसका रिवीजन भी यहाँ पे करेंगे। तो एनालिसिस में अगर हम देखेंगे टोटल 143 क्वेश्चंस आए हैं, 87 पेपर्स को मैंने एनालाइज किया है अप टिल 2021। तो आप देखेंगे तो अराउंड 1 से ज्यादा क्वेश्चन ये आया। तो मोस्टली डेफिनेट इंटीग्रल्स में से 2 क्वेश्चन जेईई मेन में जनरली आते हैं। तो अगर हम सिर्फ 2021 की बात करेंगे तो 55 क्वेश्चंस आए हैं 26 पेपर्स में जो 2021 के कंडक्ट हुए हैं जेईई मेन के। और उसका अगर मैं ब्रेकअप करूंगा तो ये मैंने यहाँ पे ब्रेकअप किया है, ये है फरवरी का, ये मार्च का, ये जुलाई का और ये अगस्त का। तो अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे 13, 13, 16 और 13 क्वेश्चंस इसमें से आए हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन एज ए सिंगल यूनिट, क्योंकि मैंने सिंगल यूनिट पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस किया है, तो उसको अगर मैं इसके साथ कंबाइन करूं तो डेफिनेट और इनडेफिनेट के कंबाइन करके टोटल देखिए कितने क्वेश्चन हैं। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे भी 16 है, जुलाई में 17 है और यहाँ 17 है। तो आप देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेम ही रहे हैं ऑलमोस्ट। तो और आप यहाँ देखेंगे 6 पेपर में 16 क्वेश्चन, मतलब 12 क्वेश्चंस तो आएंगे ही इंटीग्रेशन में से, प्लस 4 क्वेश्चन और। तो इसका मतलब क्या है, 2 क्वेश्चन तो पर पेपर में आएंगे, तीसरा क्वेश्चन हो सकता है और हो सकता है नहीं आए। अब क्योंकि इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं तो उसमें ऑप्शन भी रहता है आपके पास अटेम्प्ट करने का या नहीं करने का। तो मान के चलिए इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन जेईई मेन में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पीडीएफ जो लिंक है डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों का मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि अगर डेफिनेट में से क्वेश्चन आता है तो इंडेफिनेट में से हटा देते हैं, इनडेफिनेट में से आने के चांसेस कम हैं, इसमें डेफिनेट में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब ये हम यहाँ पे जो 143 क्वेश्चंस है उसका ब्रेकअप करते हैं सब टॉपिक वाइज 2020 तक और 21 का सेपरेटली। तो 2020 तक अगर आप देखेंगे तो इनडेफिनेट में से 20 क्वेश्चंस आए हैं, 21 में 8 क्वेश्चन। अब ये इनडेफिनेट का क्या मतलब है, डेफिनेट में इनडेफिनेट का क्या मतलब है? डेफिनेट में इनडेफिनेट का ये मतलब है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट से आपको सॉल्व करना होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ यही लगता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर निकालना। तो वैसे क्वेश्चंस को मैं बोलता हूं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के टाइप ऑफ क्वेश्चंस।
तो वैसे 20% क्वेश्चंस आए हैं अभी तक टोटल इनडेफिनेट के, ऐसे क्वेश्चन जिसमें सिर्फ लोअर और अपर लिमिट पुट करके डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन बनाया गया है। तो यहाँ पे अगर आपको ध्यान होगा, प्रीवियस वीडियो मैंने डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने बताया था इनडेफिनेट में से 70 क्वेश्चन आए हैं 70, और उसमें अगर आप ये 28 ऐड कर देंगे तो इनडेफिनेट के ही मान लीजिए इन क्वेश्चंस को, तो 98 क्वेश्चंस हो गए हैं वो जो आए हैं इनडेफिनेट में से। और अगर इसमें से 28 आप हटा देंगे 143 में से तो 125 बचेंगे। तो आप ये मान सकते हैं 100 क्वेश्चन के अप्रॉक्स इनडेफिनेट के हैं, 125 के अप्रॉक्स डेफिनेट के हैं। तो जनरली स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर डेफिनेट में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इनडेफिनेट में से कम आते हैं। तो देखिए मार्जिन का डिफरेंस बहुत ही कम है, क्योंकि डेफिनेट के कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसपे इनडेफिनेट का ही कॉन्सेप्ट लगता है, सिर्फ लोअर और अपर लिमिट के अलावा और कोई चेंज नहीं होता है, उसमें सिर्फ बेसिक सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो जनरली क्या होता है, एग्जाम में अगर इनडेफिनेट का क्वेश्चन नहीं आता है तो डेफिनेट का एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें इनडेफिनेट का ही कॉन्सेप्ट लगता है, डेफिनेट की प्रॉपर्टीज और उसको यूज करना नहीं पड़ता है। तो इसको मैं बोलता हूं ये 20% इसका वेटेज है अब एज पर प्रीवियस ईयर एनालिसिस। नेक्स्ट है पीस वाइज फंक्शंस। पीस वाइज फंक्शंस क्या है, ऐसे फंक्शंस जैसे क्या हो गया मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, ये तीनों सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। इसी का भी हम ब्रेकडाउन देखेंगे कितने कितने परसेंट है, लेकिन इसका भी एक मेजर वेटेज है, 22% क्वेश्चन इसके हैं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज आप नोटिस करिए, 2020 तक तो टोटल 16 ही क्वेश्चंस हैं, 21 में देखिए 16 क्वेश्चंस। तो 21 में बहुत सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन आए हैं, एक बार तो आएगा ही आएगा। तो 22 में भी इनके क्वेश्चन आने का चांसेस 100% है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा 22 में तो इसका क्वेश्चन आने का ही चांस 100% बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको अभी इस वीडियो में आगे हम इसके कॉन्सेप्ट भी देखेंगे कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस। आपको पता होगी प्रॉपर्टीज होती हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, उस पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। 25% इसका वेटेज है, इतने टाइप ऑफ क्वेश्चन 25% क्वेश्चन आए टोटल 143 में से अगर हम देखेंगे तो, और 21 में 16 क्वेश्चन, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 22 के हिसाब से भी। नेक्स्ट है यहाँ पे लिबनिट्ज रूल और इनफाइनाइट लिमिट। लिबनिट्ज रूल तो हो गया डेफिनेट इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन, उसका भी कॉन्सेप्ट देखेंगे। इनफाइनाइट लिमिट हो गई ऐसे क्वेश्चन जिसमें लिमिट फाइंड करते हैं एन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी पे यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल, तो इसका भी 20% वेटेज है। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी, डेफिनेट इंटीग्रेशन में इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन या मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक से सॉल्व करना होता है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वैसे क्वेश्चंस मोस्टली जेईई एडवांस में आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस के ही प्रीवियस ईयर जेईई मेन में जनरली पूछे गए हैं। तो ये उनका ब्रेकअप है, तो ये 13%। अब अगर हम इसको देखेंगे इसमें से, तो इसमें से चार कॉन्सेप्ट्स को नोटिस करिए, पीस वाइज फंक्शन, प्रॉपर्टी बेस्ड फंक्शन और यहाँ पे लिबनिट्ज रूल और इनफाइनाइट लिमिट। इसका वेटेज देखेंगे तो अराउंड 75% इसका वेटेज है। तो यही मैं आपको बता रहा था, ये चार कॉन्सेप्ट भी आप कवर करते हैं तो अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से 2 क्वेश्चन मोस्टली इन्हीं दोनों में से आने चाहिए। 3 क्वेश्चन आएंगे तो 2 इसमें से आएंगे, अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो एक डेफिनेट क्वेश्चन इसमें से आएगा, तो एक डेफिनेट क्वेश्चन आप डेफिनेटली एग्जाम में सही कर सकते हैं। इसी का कॉन्सेप्ट का हम रिवीजन भी यहाँ पे देखेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब इसमें से भी प्रॉपर्टी बेस्ड में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किंग प्रॉपर्टी। मैं बताऊंगा क्या है, मैंने उसको नाम दिया हुआ है किंग बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। किंग उसको हम बोलते हैं, राजा है वो प्रॉपर्टी का। तो उससे 26 क्वेश्चन आए हैं आउट ऑफ दीस 36 क्वेश्चंस, तो उसका वेटेज काफी हाई रहता है। उसी के अलावा जो 10 क्वेश्चन है उसमें भी किंग प्रॉपर्टी तो लगती है, उसके साथ में क्वीन और जैक भी लगती है, उसको कंबाइन करके होता है। बट अगर आप सिर्फ एक किंग प्रॉपर्टी ले लें, पीस वाइज फंक्शन ले लें और ये दोनों ले लें, तो उसका 70% के अराउंड वेटेज रहता है। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा ओवरऑल एनालिसिस। अब इसके डेप्थ में जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो इनडेफिनेट में अगर आप देखेंगे 28 क्वेश्चंस को अगर आप ब्रेकअप करेंगे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन। उस पे टोटल 11 क्वेश्चन आए और उसमें tan x सब्स्टिट्यूशन जो है उसके 5 या 6 क्वेश्चन आए हैं। तो मैंने आपको अगर ध्यान होगा प्रीवियस वीडियो जो डिस्कस किया था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, उसमें मैंने ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इसके बारे में बताया था क्या आपको कवर करना है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी 5 क्वेश्चन आए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने आपको इनडेफिनेट के वीडियो में बताया था। और इसमें मोस्टली क्वेश्चंस किसके आते हैं, इनवर्स फंक्शंस के, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जो डेफिनेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो 57% ऑफ 28 क्वेश्चंस जो है वो इसका ब्रेकअप है।
तो ये आपको डेफिनेटली कवर करना चाहिए। इसकी 50% से भी ज्यादा चांस है इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आने के एग्जाम में। तो ये हो गया हमारा इंडेफिनेट का पार्ट जो हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, पीस वाइज फंक्शंस को एनालाइज करते हैं। तो पीस वाइज फंक्शन 2020 तक तो 16 क्वेश्चंस ही आए थे, 21 में 16 क्वेश्चंस और आए हैं। तो अगर आप इनका ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड कुछ ऐसा है कि ये जो 16 क्वेश्चन है इसका ब्रेकअप देखेंगे 2021 के अंदर 55 में से 16 मतलब अराउंड 30% वेटेज उसका है। तो अराउंड 30% 2021 में क्वेश्चन इसके हैं। तो एवरी थर्ड क्वेश्चन जो है वो पीस वाइज फंक्शन में से आया। तो यही मैं आपको बता रहा था कि अगर 3 क्वेश्चन डेफिनेट इंडेफिनेट के मिला के आते हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पीस वाइज फंक्शन का एग्जाम में होगा ही होगा, जितना हमें पता लगता है प्रीवियस ईयर एनालिसिस के हिसाब से। इसमें 3 फंक्शंस इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन आते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखिए क्या है। अगर मॉड्यूलस फंक्शन की बात करेंगे तो इसके फंक्शंस थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यूअसली आए हैं। 2013 से स्टार्ट हुए थे 2021 तक, हर बार पेपर में क्वेश्चन आया है और धीरे धीरे क्वेश्चन इसके कम हो गए हैं। तो पहले अगर आप देखेंगे 2020 तक 8 क्वेश्चन है, 21 में 4 ही क्वेश्चन इसके हैं। इसके 2020 तक 6 है, लेकिन इसके क्वेश्चन बाद में बढ़ गए, 7 क्वेश्चन आए हैं 2021 में। इसके क्वेश्चन तो 2020 में ही आए थे, 2020 से पहले तो फ्रैक्शनल पार्ट के क्वेश्चन आए ही नहीं एग्जाम में। तो फ्रैक्शनल पार्ट बिकम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके जो 7 क्वेश्चन आए हैं उसमें से 5 क्वेश्चन 2021 में ही है। तो अगर मैं बात करूं तो मॉड्यूलस फंक्शन की अगर आप बेसिक भी कवर कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेंगे तो ये मोस्टली कवर हो जाएगा क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उसमें कोई नया क्वेश्चन आने का चांस कम रहता है। लेकिन ये जो दोनों है इसको प्रीवियस ईयर जरूर कवर करिए। इसका क्योंकि वेटेज अगर आप देखेंगे तो 75% वेटेज इसी का ही है 2021 में देखेंगे। तो पीस वाइज फंक्शंस में से 75% क्वेश्चंस जो है 2021 में सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में आए हैं। तो कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, इसका रिवीजन भी हम यहाँ पे करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना, फ्रैक्शनल पार्ट बिकम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसमें पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी का भी हम यूज देखेंगे, कैसे फटाफट सॉल्व कर सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पे पीस वाइज फंक्शंस के बाद में आ जाता है, अब प्रॉपर्टी बेस्ड की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी में 4 प्रॉपर्टीज होती हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहली प्रॉपर्टी मैं बोलता हूँ किंग प्रॉपर्टी। अगर ओवरऑल एनालिसिस की बात करेंगे 14 क्वेश्चन आउट ऑफ 55 क्वेश्चंस मतलब 25% कॉन्फिडेंस अराउंड 2021 में इसमें से आए हैं प्रॉपर्टी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही, इसी को किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। fx की जगह f ऑफ a plus b minus x। इसके 26 क्वेश्चन आए हैं 2021 में से भी 9 क्वेश्चन इसी के ही हैं। देखिए 14 में से 9 क्वेश्चन। तो ज्यादातर चांस ये रहता है कि अगर डेफिनेट का प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 99% आपको यही प्रॉपर्टी अप्लाई करके सॉल्व करना होता है। उसका यही सबसे बड़ा हिंट है। और क्या हिंट होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट जब रिवीजन करेंगे। और 17 क्वेश्चन स्टिल 2020 आए हैं। तो अगर हम इसका ब्रेकअप करके देखें थ्रू आउट द ईयर्स, अगर हम देखें तो ये जो है 36 क्वेश्चन 143 में से अगर आप देखेंगे उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे इन 36 क्वेश्चंस में से किंग प्रॉपर्टी जो है 2021 तक 72% क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड आए हैं, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर मैं इस 25% के अंदर देखूं मतलब इन 14 क्वेश्चंस में से देखूं तो ये 9 क्वेश्चन कितने हो गए, अराउंड 64%। तो 9 क्वेश्चन इज अ बिग नंबर, तो इसी के चांस ज्यादा है, 64% यही प्रॉपर्टी आएगी। तो 2022 में अगर क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टी बेस्ड है, अगर आपको लग रहा है प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको इसी प्रॉपर्टी के बारे में सोचना होता है और यही स्टेप की डायरेक्शन में हम प्रोसीड करते हैं। और भी कुछ हिंट्स होते हैं क्वेश्चन में, वो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा रिवीजन के टाइम। नेक्स्ट है क्वीन और जैक प्रॉपर्टी। अब ये जो प्रॉपर्टी मैंने इनकी नाम दिए हुए, ध्यान रखिए, आप किसी भी तरह से याद रख सकते हैं 1 2 3। मैं इनको इसको क्वीन और जैक प्रॉपर्टी बोलता हूं। इसके क्वेश्चन देखेंगे 6 क्वेश्चन आए। अब जनरल इनका क्वेश्चन सेपरेटली नहीं आता है, किंग के साथ कंबाइन करके ही आता है। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं इसमें डायरेक्टली क्वीन या जैक प्रॉपर्टी लगती है। क्वीन और जैक प्रॉपर्टी क्या है, ये क्वीन प्रॉपर्टी बोलता हूं, ये जैक प्रॉपर्टी बोलता हूं मैं। क्वीन में होता है -a से अगर होता है तो आपको पता होगा फंक्शन इवन होता है तो 2 टाइम्स 0 से a होता है, फंक्शन ऑड होता है तो इसकी वैल्यू 0 होती है। और ये जो वैल्यू है अगर fx f of 2a minus x के बराबर होता है इसको 2 टाइम्स 0 से a हम कर देते हैं, ये जैक प्रॉपर्टी है। तो इसका एप्लीकेशन किंग के साथ ही जनरली होता है। मैं आगे आपको कॉन्सेप्ट के टाइम बताऊंगा कैसे इसको आप किंग से रिलेट भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन भी हम वहां पे प्रीवियस ईयर देखेंगे। तो ये हो गई 2 प्रॉपर्टी। और लास्ट प्रॉपर्टी होती है पीरियोडिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी, वो वहां पे क्वेश्चन में यूज करी जाती है। उसके 4 क्वेश्चन आए हैं पीरियोडिक फंक्शन के बेस्ड। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड यही हुआ है
कि 2020 तक तो एक ही क्वेश्चन आया था पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड किया उससे रिलेटेड, लेकिन 21 में अचानक से वो नंबर बढ़ गया है, तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हो जाती है बहुत, क्योंकि इसके क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि अब इसके क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है वो बच गए हैं, वो क्वेश्चन आएंगे, आने के चांसेस है। और मैं आपको बताऊंगा कि इस पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी को फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन से रिलेट करके कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, आगे रिवीजन में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस, तीसरा हमारा ये पार्ट हो गया है। नेक्स्ट है लिबनिट्ज रूल और इनफाइनाइट लिमिट्स के क्वेश्चन। तो लिबनिट्ज रूल के टोटल 18 क्वेश्चंस है, उसका ब्रेकअप ये है। एक तो डायरेक्ट लिबनिट्ज रूल का हम एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। दूसरा होता है लिमिट्स के क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें लिबनिट्ज रूल लग के सॉल्व होता है, वो होते हैं। तीसरा होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बेस्ड क्वेश्चन, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, उससे रिलेटेड डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस जो होते हैं। चौथा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन, मतलब अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव जनरेट होगा, फिर उसको इंटीग्रेट करके आपको फंक्शन निकालना होता है, तो उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन भी लग जाता है और डिफरेंशिएशन भी लिबनिट्ज रूल का लग जाता है। तो इसका ब्रेकअप है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन और लिमिट्स के क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं, यही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं। अब यहाँ पे ये तो गया लिबनिट्ज रूल का ब्रेकअप। नेक्स्ट है इनफाइनाइट लिमिट्स। इनफाइनाइट लिमिट्स मतलब लिमिट एंड अप्रोचिंग टू इंफिनिटी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन से सॉल्व होते हैं। उसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सीरीज ऐसी होती है जो प्रोडक्ट की होती है, सीरीज ऐसी होती है जो सम की होती है। तो सम सीरीज पे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, प्रोडक्ट सीरीज पे मोस्टली जेईई एडवांस में क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो जेईई एडवांस का जेईई मेन में रिपीट भी हुआ था, या जेईई मेन का जेईई एडवांस में रिपीट हुआ था, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट सीरीज से उसका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करेंगे। तो इसका ब्रेकअप है, सम सीरीज के आने के ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं वहां पे चांसेस, तो ये हम देखेंगे। इसमें से अगर आप यहां नोटिस करेंगे इनफाइनाइट लिमिट के, तो 2021 में अगर आप देखेंगे तो 6 क्वेश्चन आए हैं, तो 2020 तक सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है, 21 में अचानक से 6 क्वेश्चन इसके आ गए हैं, तो इसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब ये इस टॉपिक या इस कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं रिसेंटली। लिबनिट्ज रूल थ्रू आउट द इयर्स आया है, हर बार पेपर में 2-3 क्वेश्चन आए हैं, मतलब अगर 10 पेपर हुए हैं उसमें से 2-3 पेपर में इसका क्वेश्चन आया, लेकिन इनफाइनाइट लिमिट्स अब बढ़ गया है, तो 2022 में भी इसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एनालिसिस में देखेंगे इनइक्वालिटी और मिसलेनियस बेस्ड। इनइक्वालिटी के टोटल 10 क्वेश्चन आए हैं, उसमें से ऐसे क्वेश्चन जिसमें 6 क्वेश्चन है जिसमें फंक्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, f(x) इज बिटवीन दीस टू वैल्यूज या f(x) इज बिटवीन दीस टू वैल्यूज, फिर आप उसको इंटीग्रेट करके फंक्शन पे मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, a से b अगर सेम लिमिट अप्लाई करते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन जिसमें फंक्शन नहीं दिया हुआ। किसी किसी क्वेश्चन में फंक्शन दिया होता है, तो उस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं हम पहले m और n, फिर उसके बाद में प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, बट ज्यादातर इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मिसलेनियस में हो गए हैं एक इंटीग्रल को दूसरे में चेंज करो, या रिडक्शन फार्मूला बेस्ड। रिडक्शन फार्मूला में tan x raised to power n, cot x raised to power n, these are most important, x raised to power n, e raised to power x, this is also very important, log x raised to power n, ये 3-4 रिडक्शन फार्मूला डेफिनेटली आप करिएगा जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, वो जरूर कवर कर लीजिएगा, उसके रिजल्ट्स आपको ध्यान होने चाहिए। वन इंटीग्रल इनटू अनदर, ये इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन जनरली जेईई एडवांस में आते हैं। अब क्या है, ये 6 क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, इसमें से 3 क्वेश्चन जेईई एडवांस में पहले आ चुके हैं, वो जेईई मेन में पूछे गए, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। इसको जेईई मेन में अगर आता है तो इसको जनरली हम लीव करने का सोचते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा होती है, सोचना ज्यादा पड़ता है, बट ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं, सब्स्टिट्यूशन से उसको चेंज करते हैं। तो ये जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, उसको जनरली मैं लीव ही करता हूं। अगर आप जेईई मेन के हिसाब से सोच रहे हैं, टाइम बचता है तो हम इसकी तरफ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल ब्रेकअप और उसका इन डेप्थ एनालिसिस। तो टोटल 143 क्वेश्चंस का हमने ब्रेकअप किया, उसमें से अब सबसे इंपॉर्टेंट 4 कॉन्सेप्ट क्या हैं जिसमें 75% है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आने की, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और वो जो चारों हैं जेईई एडवांस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। पहला है किंग प्रॉपर्टी विद क्वीन एंड जैक, इसके क्वेश्चंस देखेंगे। पीस वाइज फंक्शंस डिस्कस करेंगे, 32 क्वेश्चंस इसके अभी तक आए हैं, इसके भी 32 क्वेश्चंस ही अभी तक आए हैं 2021 तक, और 21 में इसका ब्रेकअप है। लिबनिट्ज रूल के 18 क्वेश्चंस आए हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे, इसका एप्लीकेशन कैसे आपको सोचना है। फिर इनफाइनाइट लिमिट्स के जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, क्योंकि रिसेंटली 2021 में आ गया है, बढ़ गया है, 6 क्वेश्चन आ गए, तो 22 में आने के चांसेस ज्यादा है। तो ये पूरा का पूरा अगर हम देखेंगे तो 2021 में 70% वेटेज इन चारों का ही रहा है, अगर आप एग्जाम में देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से, तो 70% क्वेश्चंस इसी के ही हैं। और अगर हम ओवरऑल एनालिसिस देखेंगे 2013 से 21,
तो ये 64% इन चारों का वेटेज रहा है, 64% क्वेश्चन इसमें से आए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन इसमें ये भी है कि अगर आप इनडेफिनेट के क्वेश्चन कंबाइन कर देंगे इन दोनों में, तो इसका अगर आप एडिशन करेंगे तो अराउंड 85% क्वेश्चन ये कवर हो गए, अराउंड 85% क्वेश्चन ये कवर हो गए। तो अगर आप ये चार चीजें कवर करते हैं, उसके साथ में अगर आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट जो उसमें पॉइंट्स थे वो कवर करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप, तो अराउंड 85% चांस है कि इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, विच इज अ वेरी बिग प्रोबेबिलिटी, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। तो यही है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और प्रॉपर्टीज और ये जो भी है ये आपको डेफिनेटली रिवाइज करना ही चाहिए। तो ये है यहाँ पे इसका एनालिसिस खत्म। अब हम यहाँ पे वन बाय वन करके ये चारों कॉन्सेप्ट जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करेंगे, थॉट प्रोसेस बिल्डिंग पे काम करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो यही है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैंने इसके वीडियो के 4 टुकड़े किए हैं, उसका जो टाइम स्टैम्प है यहाँ पे मैंने वीडियो के कमेंट में भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया, डायरेक्ट आप किसी पे क्लिक करके डायरेक्टली उस पार्ट पे जा सकते हैं। आप चाहें तो रिमेनिंग पार्ट वीडियो पूरा भी देख सकते हैं, आपको कुछ नई चीजें सीखने को भी डेफिनेटली मिलेंगी। अब हम सबसे पहले यहाँ पे रिवाइज करते हैं किंग प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है। तो किंग प्रॉपर्टी आपको पता होगी, किसी भी इंटीग्रेशन में a से b अगर लिमिट होती है तो सेम इंटीग्रेशन में हम fx में x की जगह a प्लस b माइनस x पुट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम रहती है। अब एग्जाम में हमें कैसे पता लगेगा कि ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है किसी भी क्वेश्चन में। तो किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है और उसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करने हैं, इसके दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। पहला होता है फंक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है, दूसरा फंक्शन नहीं दिया हुआ। अगर क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ होता है तो उसमें मोस्टली एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप ऑफ फंक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर एग्जाम में कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया, अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखा, ट्रिग्नोमेट्रिक दिखा या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन दिखा, उसमें भी और क्या हिंट है वो मैं आपको बताऊंगा, बट जैसे ही मेरे को दिखता है तो मैं इसमें यहाँ पे यही दिमाग में रखता हूँ कि ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ सकती है, क्योंकि अभी हमने देखा 70% चांस है कि यही प्रॉपर्टी से क्वेश्चन अगर प्रॉपर्टी बेस्ड है तो सॉल्व होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है, इसमें हमें क्या पता लगता है ऐसे क्वेश्चंस में, जनरली 2 टर्म्स डिनोमिनेटर में होती है, ऐसे क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है, अराउंड 90% क्वेश्चंस में। और उसमें से हिंट ऑब्जर्वेशन में क्या है कि डिनोमिनेटर की 2 टर्म्स में से एक टर्म आपको न्यूमरेटर ऑफ द फंक्शन में दिख जाएगी। कि जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है उसमें से डिनोमिनेटर में 2 टर्म होगी, उसमें से एक टर्म न्यूमरेटर में आपको दिखेगी। और प्रॉपर्टी जैसे ही अप्लाई करेंगे, मतलब ये जैसे ही करेंगे x की जगह a प्लस b माइनस x करेंगे, तो जो डिनोमिनेटर की सेकंड टर्म है वो अपने आप न्यूमरेटर में आ जाएगी, ऐसा होगा। तो ये सब हिंट है। अब देखिए क्वेश्चंस में कैसे पता लगेगा अगर फंक्शन हमें दिया हो, तो इसमें एक तो ये हिंट्स होते हैं और इसमें आपको ये दिखेगा हमेशा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में fx प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x कांस्टेंट होगा, या तो कांस्टेंट होगा या एक्सप्रेशन सिंपलीफाई होगी कि ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा जिसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर कांस्टेंट हो रहा है तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी ही चाहिए। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे क्वेश्चंस आए हैं। ये 21 का क्वेश्चन है, ये भी 21 का क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस है। तो इन दोनों एक्सप्रेशन में हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इट मीट्स द क्राइटेरिया, 2 टर्म्स है डिनोमिनेटर में, 2 टर्म्स है, ये भी मेरे दिमाग में आया। डिनोमिनेटर की एक टर्म न्यूमरेटर में, तो यहाँ नोटिस करिए sin अल्फा x आपको दिख रहा है पावर में, ये न्यूमरेटर में है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ कहाँ है न्यूमरेटर में, तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी डिनोमिनेटर की 2 टर्म्स में एक टर्म 1 होती है तो वो टर्म हमेशा न्यूमरेटर में होती है। जैसे 1 है यहाँ पे तो इसको मैं 1 dx लिख सकता हूँ, तो ये टर्म न्यूमरेटर में है, तो यही चीज आपको यहाँ पे दिखेगी। और जैसे ही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे सेकंड टर्म न्यूमरेटर में आ जाएगी। तो अब ये लास्ट स्टेप हमारा बच गया, बाकी चीजें मैच कर रही है। तो अगर ये चीजें मैच करती है तो मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बारे में सोचता हूँ, फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखता हूँ सेकंड टर्म न्यूमरेटर में आ रही है या नहीं आ रही। अब ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं उसमें मोस्टली साइन, कोसाइन और टेन पे ही क्वेश्चन आते हैं, ये जनरली मेरा ऑब्जर्वेशन है। दूसरी चीज ये यहाँ पे है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर a और b की अगर हम बात करें, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, हमें यहाँ पे इसका एडिशन ही करना है, तो a प्लस b जो होगा वो मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 ही जनरली होगा। ऐसा हमेशा अगर आपको दिखता है तो आप इस प्रॉपर्टी का सोच सकते हैं। ये तीनों कंडीशन तो मैच करेंगी ट्रिग्नोमेट्रिक में, और चौथी कंडीशन क्या मैच करेगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। जैसे ये 30 और ये 60 मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ये 5 पाई बाय 24, पाई बाय 24, 6 पाई बाय 24, तो ये यहाँ पे कितना आ गया
दैट इज पाई बाय 4। अब आप यहाँ पे बोलेंगे सर ये तो पाई बाय 4 आ रहा है, मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में नोटिस करिए एंगल क्या है, एंगल डबल है, देखिए 2x है। तो अगर मैं 2x को t पुट कर देता हूं तो ये जो एंगल है दोनों डबल हो जाएंगे, तो ये सम लोअर और अपर लिमिट पाई बाय 2 ही आ जाएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन है, पाई बाय 2 का मल्टीपल ही रहेगा लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम, और एंगल अगर x है, अगर एंगल 2x है तो पाई बाय 4 भी हो सकता है क्योंकि वहां पाई बाय 2 जनरेट होगा। अब ये हमें यहाँ पे क्लियर है, तो ये हम इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। ये ऑब्जर्वेशन है, ध्यान रखिए, जैसे ही आप प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो उसमें f ऑफ a प्लस b माइनस x जनरेट होगा, और अगर आप इन दोनों का सम करेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा। सम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप वो इसी का थॉट प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप है सॉल्व करने का। तो यहाँ पे अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे ये प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे ये अंडर रूट, ये जो क्यूब रूट है यहाँ पे cot 2x आ जाएगा। अगर आप अप्लाई करेंगे तो cot 2x को tan 2x में चेंज करेंगे तो ये 1 अपॉन tan 2x आएगा, और वो tan 2x न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये मैं आपको अप्लाई करने के बाद बता रहा हूँ क्या रिजल्ट आएगा। तो अगर tan 2x न्यूमरेटर में जाएगा तो सेकंड टर्म न्यूमरेटर में आ गई, ये हमें यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो साइन कोसाइन में चेंज होगा, कोसाइन साइन में, और ऊपर साइन कोसाइन में चेंज होगा। तो नीचे वाला पार्ट सेम रहेगा, न्यूमरेटर में सेकंड टर्म आ जाएगी। तो ये हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो दोनों केस में ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो ये बेसिक सिर्फ ऑब्जर्वेशन, हमेशा क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे तभी हम आगे स्टेप में सॉल्व करेंगे। आप डायरेक्टली सॉल्व करने लग जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो हमेशा ऑब्जर्वेशन, थॉट प्रोसेस बिल्डिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उससे इंप्रूव होती है। अब ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप, नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल टाइप। तो एक्सपोनेंशियल टाइप में देखेंगे e रेज़ टू पावर x cos x, 3 रेज़ टू पावर x, और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक भी, दोनों मुझे दिख गए, ट्रिग्नोमेट्रिक भी और एक्सपोनेंशियल भी, तो भी मैं इसके बारे में सोचता हूं। अब एक्सपोनेंशियल में आप नोटिस करेंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जीरो आएगा, ये आपको दिखेगा, a प्लस b विल बी जीरो, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, ये जीरो आएगा। तो जैसे ही जीरो आएगा, यहां दिख रहा है, तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूं। और डिनोमिनेटर में दो टर्म, आप बोलेंगे सर इसमें तो दो टर्म दिख रही है 1 और 3 की पावर x, और इसमें से एक टर्म न्यूमरेटर में होगी ही क्योंकि 1 तो हमेशा होता है। इसमें से अगर आप देखेंगे तो दो टर्म नहीं है, आप बोलेंगे सर इसमें भी दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है, तो कैसे पता लगेगा? दो टर्म होनी चाहिए किसी एक फैक्टर में, इसमें दो टर्म है, 1 न्यूमरेटर में आपको दिख रहा है, तो आप अप्लाई करके देख लीजिए। अगर सम ऑफ a और b क्या है, 0 के बराबर, तो आप यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा, अभी क्वेश्चन में देखेंगे कैसे वो सॉल्व होगा। सॉल्व उससे हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक में भी आप देखेंगे तो मोस्टली सम क्या होता है, जीरो ही होता है, हो सकता है जीरो हो सकता है 1 हो, बट जीरो है तो डेफिनेटली आप इसके बारे में सोचिएगा, लोअर और अपर लिमिट माइनस एक्स। तो आप x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स पुट करेंगे, मतलब x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे। अब आप बोलेंगे सर लॉग में तो डिनोमिनेटर में दो टर्म है ही नहीं, तो ध्यान रखेंगे इन दोनों में तो जनरली आपको डिनोमिनेटर में दिखेंगे, लॉग में हो सकता है दिखे, हो सकता है नहीं दिखे, लेकिन जैसे मुझे सम ऑफ लिमिट जीरो दिखता है तो मैं इसको अप्लाई करने का सोचता हूं। अब यहाँ पे ये हो गए 2021 का क्वेश्चन। 2016 का क्वेश्चन देखेंगे, आप बोलेंगे सर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसमें क्यों अप्लाई हो रहा है? तो इसमें सिर्फ यही हिंट है, डिनोमिनेटर में दो टर्म, एक टर्म न्यूमरेटर में, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन यही है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर से सॉल्व नहीं होगा ये क्वेश्चन, ये इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा, इसलिए हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो x की जगह 14 माइनस एक्स आप यहाँ पुट करेंगे, और आपको नोटिस होगा कि यहाँ पे 14 माइनस एक्स एक इसका फैक्टर है, ये 14 माइनस एक्स का ही होल स्क्वायर है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे वैल्यू दिख रही है। जैसी प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर की सेकंड टर्म जो है न्यूमरेटर में आ जाएगी, क्योंकि ये 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन है अगर फंक्शन दिया हुआ है, दिस इज टाइप 1। अब हम इसका कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं इसी क्वेश्चन का। तो यहाँ पे x की जगह अगर a प्लस बी माइनस एक्स अप्लाई करेंगे तो x की जगह यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स, तो इसको इंटीग्रेशन नंबर 1 बोलते हैं। x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो फिर से इंटीग्रेशन i बनेगा, क्योंकि a प्लस बी माइनस एक्स जनरेट करना है। अब इसको इंटीग्रेशन नंबर 2 बोलते हैं। अब इसको ऐड करने पे मैं क्यों बोल रहा था कांस्टेंट टर्म या एक फेवरेबल एक्सप्रेशन, वो मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि ये जो दोनों इंटीग्रेशन बनते हैं, इसको सॉल्व करने का आगे स्टेप क्या है, दोनों को आपको ऐड ही करना है। तो जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये फंक्शन इसके साथ ऐड होगा, क्योंकि लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, fx विद f ऑफ a प्लस b माइनस x कर रहे हैं। तो आप वही कर लीजिए अलग से, देखिए क्या आ रहा है। तो अगर मैं log की टर्म्स को ऐड करता हूं तो उसमें कांस्टेंट कैसे आएगा, log a प्लस log b, तो आ जाएगा log ab। log ab का मतलब क्या हो गया, इसका इससे प्रोडक्ट, तो ये a प्लस b a माइनस b है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा।
तो आप नोटिस करिए एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये 1 आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट log 1। तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज 0, तो ये 0 है। तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो राइट में आएगा 2i और लेफ्ट में आएगा 0। तो 2i इक्वल टू 0 मतलब i की वैल्यू आगे 0। ऐसे क्वेश्चन ये सिंप्लीफाई होते हैं, ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहले आइडेंटिफाई करेंगे, लॉग के अलावा एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री में आपको डिनोमिनेटर में एक ऐसा फैक्टर दिखेगा जिसमें दो टर्म्स हैं। फिर जैसे ही a प्लस बी माइनस एक्स करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक में तो सम आना चाहिए पाई बाय 2 a प्लस बी का उसका मल्टीपल, लॉग में आया एक्सपोनेंशियल में a प्लस बी माइनस एक्स आएगा सिर्फ माइनस एक्स। फिर आप जैसे ही उसको ऐड करेंगे एफ एक्स ए प्लस बी माइनस एक्स तो वो कांस्टेंट टर्म जनरेट करेगा ही करेगा। ये ऑब्जर्वेशन से हमें यहाँ पता लग जाता है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं क्वीन प्रॉपर्टी। क्वीन प्रॉपर्टी क्या है? किंग प्रॉपर्टी का ही एक्सटेंशन है। माइनस ए से आपको प्रॉपर्टी पता होगी, 2 टाइम्स 0 से एफ एक्स डीएक्स लिखते हैं अगर फंक्शन इवन है, 0 से लिखते हैं अगर फंक्शन ऑड है। तो अगर आपने भी प्रीवियस क्वेश्चन देखा उसमें -1 से 1 था तो हम इस प्रॉपर्टी के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें नोटिस किया होगा तो लॉग का फंक्शन आइडेंटिफाई करना है कि इवन है या ऑड है वो मुश्किल होता है। तो हम उसमें क्या करते हैं, सिंपली ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं। और अगर आप इसमें देखेंगे -a से तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी क्योंकि लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम 0 है। तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स आपने किया, वहां पे 0 आ गया था तो हमें पता लगा कि वो एक ऑड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन 0 आ गया था। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को देख के डायरेक्टली आइडिया लगा पाते कि -1 से 1 जो फंक्शन यहाँ लिखा हुआ था वो ऑड फंक्शन है तो डायरेक्टली हम उसका आंसर 0 लिख सकते थे। तो अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो सिंपली ऐसे ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिए अगर ऑप्शन में आंसर 0 दिया हुआ है तो ये है क्वीन प्रॉपर्टी, किंग का ही एक्सटेंशन होता है। प्रूफ में हम यहाँ नहीं जाएंगे बट ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट है जैक प्रॉपर्टी। तो जैक प्रॉपर्टी है 0 से 2a। अब 2a एग्जाम में नहीं लिखा होता, 0 से a ही लिखा होता है। फिर मैं क्या करता हूँ, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स। तो x की जगह मैं पुट करता हूँ 2a माइनस एक्स, तो ये आ जाता है। अगर ये fx के बराबर आ जाता है तो f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx। तो किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद में इस फंक्शन के अंदर फिर से हमें वही एक्सप्रेशन मिल गया जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन है। तो हम क्या करते हैं, इस 2 को आगे ले आते हैं, 0 से a fx dx, इसको हम लिख लेते हैं। ये है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जैसे इसका सबसे इंपॉर्टेंट या सिंपल एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं, इसे मैं लिखता हूं 0 से 2 पाई sin स्क्वायर x। तो अगर मैंने ये लिखा हुआ है तो अगर मैंने प्रॉपर्टी लगाई 0 से 2 पाई, या मैं 0 से पाई बोल देता हूं इसको, 0 से पाई बोलूंगा तो पाई माइनस एक्स अगर हम यहाँ पुट करेंगे, यही तो बोल रहा है कि किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करो, मतलब 2a माइनस एक्स पाई माइनस एक्स पुट करेंगे तो आपको sin स्क्वायर x वापस मिलेगा। तो वो ये बोलता है कि आप क्या कर सकते हैं, इसके आगे 2 ला सकते हैं और इस पावर को हाफ कर सकते हैं अपर लिमिट को। दिस इज अ प्रॉपर्टी बट इसमें 0 से स्टार्ट होना चाहिए। तो जनरली जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली जिसमें किंग प्रॉपर्टी लगती है, तो कई बार किंग प्रॉपर्टी लगती है, थोड़े टाइम बाद में उसमें इस प्रॉपर्टी का यूज आ जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसलिए 2 प्रॉपर्टीज भी हम साथ में ध्यान रखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसी के एप्लीकेशन की, तो अभी मैंने आपको किंग प्रॉपर्टी में ये क्वेश्चन बताया था, डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है, उसकी एक टर्म न्यूमरेटर में 1 हमें दिख रही है। तो स्टार्ट मेरे को पता है किंग प्रॉपर्टी से ही करना है। तो x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स पुट करूंगा, तो x की जगह माइनस एक्स पुट करूंगा, तो यहाँ माइनस एक्स पुट करूंगा तो ये यही आएगा। यहाँ माइनस एक्स पुट करूंगा तो ये 1/3 की पावर x, तो जो नीचे 3 की पावर x है वो ऊपर आ जाएगा, होना भी चाहिए। सेकंड टर्म न्यूमरेटर में आएगी, सेकंड टर्म 3 की पावर x है वो न्यूमरेटर में आ जाएगी क्योंकि पहली टर्म 1 ऑलरेडी यहाँ है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, आप दोनों टर्म्स को करेंगे ऐड। तो दोनों अगर को ऐड करेंगे तो 2i आएगा यहाँ पे, और यहाँ ऐड करने पे देखेंगे तो cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 3 की पावर x आ जाएगा कॉमन, और यहाँ बचेगा 1 और यहाँ 3 की पावर x, तो 1 प्लस 3 की पावर x आ जाएगा ऊपर। और उसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो ये टर्म यहाँ कैंसिल हो जाएगी। तो सिंपल ये cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन इसमें चेंज हो गया। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ये -a से a है, -a से a में क्या होता है, अगर इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है क्योंकि cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर माइनस x इज cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसको 2 टाइम्स 0 से a लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 0 से -π/2 से π/2 नहीं, 0 से π/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 2i इज इक्वल टू दिस, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 0 से π/2 cos स्क्वायर x का आप इंटीग्रेशन फिर कर सकते हैं। और इसके बाद में फिर से मैं किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि मुझे π/2 का मल्टीपल दिख रहा है, तो यहाँ पे π/2 माइनस x आएगा, दैट इज sin स्क्वायर x। और मैं अगर ऐड करूंगा fx और f ऑफ a प्लस b माइनस x, sin स्क्वायर x को cos स्क्वायर x के साथ ऐड करेंगे कांस्टेंट वैल्यू दैट इज 1।
तो इसके आगे हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या cos और x को उसके डबल एंगल में चेंज करके इनडेफिनेट की कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया अलोंग विद ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसमें किंग लगी उसके बाद में क्वीन या जैक लग सकती है, जैसा हमें यहाँ पे दिखा। ये हमारा ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा किंग प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट का रिवीजन था, जिसमें फंक्शन गिवन था। अगर फंक्शन गिवन नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, fx और f ऑफ a प्लस b माइनस x गिवन होगा। अभी जितने भी क्वेश्चन थे उसमें फंक्शन दिया हुआ था dx जो इंटीग्रेट करना है। एक 2021 का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें फंक्शन नहीं दिया हुआ। ऐसे क्वेश्चन से सबसे ज्यादा डर लगता है बच्चों को, फंक्शन नहीं दिया हुआ f डैश x, ये कैसे पता लगेगा सर, कैसे सॉल्व करना है। तो जो दिया हुआ है वो लिखो, हमें ये दिया हुआ है ये लिख लिया, जो निकालना है वो लिख लिया। अब जब भी क्वेश्चन में हमें दिख रहा है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, ये जनरेट होता हुआ क्वेश्चन में कहीं पे भी दिया हुआ वो आपको नोटिस करना पड़ेगा। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कितना है 2, और माइनस x करेंगे तो 2 माइनस x। तो क्वेश्चन में देखो कहीं 2 माइनस x है, ये दिख गया मेरे को 2 माइनस x। जैसे मेरे को 2 माइनस x दिखा तो मेरे दिमाग में ये आया कि किंग प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। तो किंग प्रॉपर्टी बोलती है आपको ये जनरेट करना है, तो fx और f ऑफ a प्लस b माइनस x, तो fx प्लस f ऑफ 2 माइनस x। तो यहाँ पे f डैश है, तो ये कैसे जनरेट होगा, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करेंगे तभी f डैश का इंटीग्रेशन f में आएगा, तभी इसका सम जनरेट हो सकता है। तो इसलिए मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करके करूंगा सॉल्व। ये थॉट प्रोसेस यहीं से क्लियर हो गया। इंटीग्रेट करेंगे f डैश x का तो fx आएगा, f ऑफ 2 माइनस f डैश 2 माइनस x का f ऑफ 2 माइनस x आएगा, लेकिन x के आगे माइनस साइन है तो ये माइनस आ जाएगा, जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं। तो यहां से देखेंगे तो f ऑफ x प्लस f ऑफ 2 माइनस x आ गया, और वो एक कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए, गिवन होना चाहिए। कांस्टेंट अभी तक हम बात करें तो, और ये गिवन भी है क्वेश्चन में, देखिए f ऑफ 0 और f ऑफ 2 ये देखिए हमें वैल्यू दी हुई है, और इसमें भी देखेंगे x है तो ये 2 माइनस x है। फिर से हमारा ये वेरिफिकेशन हो गया है। तो अब यहाँ पे c की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो यहाँ से मेरे को c की वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस ई स्क्वायर। तो मुझे क्वेश्चन में इनडायरेक्टली इससे और इससे कंबाइन करके f ऑफ x और f ऑफ 2 माइनस x दिया हुआ है, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू भी हम उसी से निकालेंगे। ये fx है, f ऑफ 2 माइनस x लिखेंगे इसको, इन प्रॉपर्टी अप्लाई करके फिर करेंगे ऐड। तो जैसे हम इसको करेंगे तो ये वैल्यू अपने को पता है, दिस इज नथिंग बट यहाँ पे 1 प्लस ई स्क्वायर, यही तो है, c की वैल्यू इसके बराबर ही है। तो हम सिंपली ये वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस ई स्क्वायर dx, और उसका इंटीग्रेशन करके हम आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए कितना सिंपल एक थॉट प्रोसेस बेस्ड एप्लीकेशन है, ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो 2021 में आया। तो ये हो गया किंग प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन और उसका रिवीजन। ध्यान रखेंगे फंक्शन गिवन है किस टाइप के होते हैं, उसमें क्या हिंट्स होते हैं, फंक्शन नहीं गिवन है उसमें क्वेश्चन में क्या हिंट होते हैं, कैसे आपको पता लगता है ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं पीस वाइज फंक्शंस का डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखेंगे मॉड्यूलस फंक्शन। तो मॉड्यूलस ऑफ ए लीनियर फंक्शन, मॉड्यूलस ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन, पॉलिनोमियल में जनरली इसी के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो इसका फास्ट तरीका क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, कैसे आप ध्यान रख सकते हैं, फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले माइनस बी से लेकर के ए मॉड एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन हम देखते हैं क्या होता है। इससे जो रिजल्ट आएगा उससे आप बहुत क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कैसे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो मॉड एक्स का अगर आपको ग्राफ पता होगा तो ऐसा ग्राफ होता है, ये आपको आइडिया होगा, माइनस बी से ए, तो ये वी शेप्ड होगा। तो अगर इसकी वैल्यू की बात करूं तो ये रिप्रेजेंट करता है इस एरिया और इस एरिया का सम, यही वैल्यू आएगी। तो ये एरिया निकालेंगे तो ये लेंथ ए है, हाइट भी ए है, तो हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट ए स्क्वायर बाय 2, हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट बी स्क्वायर बाय 2। तो अगर मैं इसकी वैल्यू बात करता हूं तो ये वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2, दैट इज लोअर लिमिट का स्क्वायर अपर लिमिट का स्क्वायर बाय 2। अब मैंने ये आपको वैल्यू क्यों बताई, क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें अगर मॉड के अंदर लीनियर फंक्शन होगा तो सिर्फ इस एक रिजल्ट से हम फटाफट आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे अगर मैंने एक इलस्ट्रेशन लिया मॉड ऑफ 2x माइनस 3, अब क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, मॉड ऑफ 2x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, दो क्वेश्चन दे देगा वो यहाँ पे। तो आप क्या कर लेंगे, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। मैं एक का आंसर बता रहा हूँ कैसे हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में जब भी मॉड के अंदर लीनियर फंक्शन है तो सबसे पहले आप लीनियर को टी पुट करिए, डिफाइन करके करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, ध्यान रखिए। इसको अगर टी पुट करेंगे तो 2dx आएगा dt। जैसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज होगी, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, लोअर लिमिट -3, अपर लिमिट यहाँ पे 5 पुट करने पे आएगा 7। तो अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया मॉड t dt, और इसका रिजल्ट तो हमें पता है
तो इसके रिजल्ट को डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे। लोअर लिमिट का स्क्वायर अपर लिमिट के स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाय 2, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे मॉड के अगर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऐसे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। इट इज अ फास्टर वे टू सॉल्व दिस थिंग्स। आप चाहें तो डिफाइन करके भी कर सकते हैं, मैं आपको फास्टर मेथड बता रहा हूं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर मॉड के अंदर मॉड है, यहाँ एक मॉड है, उसके अंदर मॉड है। देखिए इसका एप्लीकेशन देखते हैं कैसे फास्ट एप्लीकेशन होगा। एक बाहर मॉड है, एक अंदर मॉड है, तो हमेशा जो भी अंदर मॉड है उसको आप डिफाइन करेंगे। अब जब 2 मॉड होते हैं उसके अंदर लीनियर है, तो डिफाइन करना इज ए बेटर ऑप्शन। वो मेथड नहीं लगेगा, सिंगल मॉड में लगता है वो, तो आप अंदर वाले मॉड को करेंगे डिफाइन। तो x-1 के हिसाब से इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो आएगा x = 1, और जो डिफाइन करेंगे वो 0 से 2 के बीच में ही करेंगे। तो अगर मैं इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालता हूं तो आएगा x = 1, और वो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 0 से 2 के बीच में है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में। तो ये मैंने यहाँ मार्क कर लिया। अगर सपोज ये क्रिटिकल पॉइंट यहाँ कहीं होता तो इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे इसी के अबाउट इस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होगी। अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो इसको अलग लिखेंगे, 1 से छोटी होगी तो इसको नेगेटिव साइन से ओपन करेंगे, तो माइनस साइन से ओपन करेंगे। ध्यान रखिए बाहर वाला मॉड अभी भी लगा हुआ है, उसको हमने नहीं छेड़ा है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट अंदर वाले मॉड का डिफाइन किया है। फिर अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो इसको हम प्लस साइन से ओपन करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2x + 1 आएगा, ये आएगा 1। तो अब हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है 1 के अबाउट। अब जो भी डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन आता है उसमें लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है, तो अब आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। 0 से 1 अलग इंटीग्रेट करेंगे, 1 से 2 अलग इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि 1 पे ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है। क्योंकि अभी हमने देखा वी शेप्ड कर्व था, क्रिटिकल पॉइंट था वहां 0 के अबाउट वो डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है? क्योंकि इधर अलग स्लोप है, इधर अलग स्लोप है, इसीलिए हम 2 पार्ट में सेपरेटली इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं। इसीलिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिफाइन करते हैं। तो 2 इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है। 0 से 1 अलग करेंगे यहां से लेकर के यहां तक, 1 से 2 अलग करेंगे यहां से लेकर के यहां तक। अगर सपोज ये क्रिटिकल पॉइंट 3 आ जाता, अगर ये 3 आ जाता तो सिर्फ क्वेश्चन हमारा यही हो जाता, दूसरा डिफाइन करने की जरूरत पड़ती ही नहीं, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू के लिए आएगा तो सीधे हम उसको 1 लिख लेते और आंसर निकाल लेते। इतनी छोटी सी चीज का आपको ध्यान रखना है। क्रिटिकल पॉइंट दोनों लोअर और अपर लिमिट के बीच होगा, तभी डिफाइन करके दोनों वैल्यूज का काम आएगा। अब देखो इसको सॉल्व करना कितना इजी, अभी मैंने बताया -2x + 1 को टी पुट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, और उसका रिजल्ट भी हमें पता है। तो ये था मॉड्यूलस ऑफ लीनियर फंक्शन का एप्लीकेशन। मॉड के अंदर मॉड या सिंपल लीनियर फंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं मॉड के अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन है। -2 से 2 mod of 3x² - 3x - 6। तो जो भी क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा मोस्टली वो फैक्टराइजेबल होगा, तो 3 कॉमन लेके मैंने इसके फैक्टर निकाल लिए। फैक्टर निकालने के बाद में क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, इसका 2 आएगा, इसको 0 करेंगे, इसका आएगा -1। वो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो आप मार्क करेंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में। एक -1 आ रहा है और एक 2 आ रहा है। अब 2 जो है इसकी अपर लिमिट वाला ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो हमें 2 से आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो रीजन बनेगा सिर्फ यहां से लेकर के यहां और यहां से लेकर के यहां। तो अब -2 से -1 में किस साइन से ओपन करेंगे ये आपको आता ही होगा। इसका आपको सिर्फ वैल्यू चेक करनी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यहाँ ये वैल्यू चेक करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगी। चेक करने का तरीका होता है इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई भी पॉइंट x की पुट करके चेक कर लो साइन क्या आ रहा है। जो साइन आएगा उसी साइन से आप उसको ओपन करेंगे, मॉड हटा देंगे। -1 से 2 के बीच में। अब यहाँ अगर पॉजिटिव है तो क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट हमेशा साइन चेंज होता है, तो यहाँ पता कर लिया, तो यहाँ सिर्फ माइनस साइन लगाना है। फिर अब 2 क्वेश्चन हो गए, -2 से -1 और -1 से 2। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करके हम आंसर निकाल लेंगे। अब इसमें आप ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको dx भी लिखना है, ध्यान रखिए मैंने नहीं लिखा है, बट दोनों में इंटीग्रेशन सेम ही है, x² - x - 2 x² - x - 2। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है ये अलग कैलकुलेट करते हैं, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करके अलग कैलकुलेट करते हैं, फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों में पुट करते हैं। कैलकुलेशन बढ़ती है। छोटा कैसे करें? छोटा करने का तरीका है, इस नेगेटिव साइन को अगर हम अप्लाई करेंगे तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम रिवर्स कर सकते हैं अगर नेगेटिव साइन हटा दें। ये बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होगी। तो अब देखिए दोनों में सेम ही इंटीग्रेशन है। देखिए दोनों में सेम इंटीग्रेशन, और दोनों में देखेंगे -1 वैल्यू पुट करेंगे इंटीग्रेशन आने के बाद, तो आपको दिखेगा जो भी आंसर आएगा। सपोज अगर मैं इसके इंटीग्रेशन को बोल देता हूं कैपिटल F, तो कैपिटल F जो भी आएगा इसका इंटीग्रेशन, उस पे आप देखेंगे -1 पे वैल्यू दोनों में इवैल्यूएट करेंगे अपर लिमिट पे, तो आंसर आएगा 2 टाइम्स कैपिटल F -1, यही आएगा। और लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट होगा तो -2 और -f(2), यही आंसर आएगा। तो आप ऐसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट मत करिए, सिर्फ आप वहां पे
कैपिटल एफ उसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिए और सिंपली आपको पता है ये वैल्यू 2 बार पुट करनी है। तो साइन चेंज करने से ये फायदा होगा कि यहाँ पे हम वो वैल्यू इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ कैलकुलेशन को शॉर्ट कैसे करना है ये सीखा, मिस्टेक कैसे नहीं करनी है ये सीखा। तो मॉड्यूलस ऑफ लीनियर हो गया, मॉड्यूलस ऑफ क्वाड्रेटिक हो गया। अगर इसके अलावा क्यूबिक का भी क्वेश्चन आता है, जनरली आने की चांसेस बहुत कम है, मोस्टली क्यूबिक फैक्टराइजेबल ही होगी। जो भी जनरल तरीका यही होता है, फाइंड करते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट और उसको लोअर और अपर लिमिट में मार्क करते हैं। मॉड्यूलस को खोलते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव साइन से, 2 इंटीग्रेशन बनेंगे या 3 बनेंगे, उसको सिंपली ऐड करके सॉल्व कर लेंगे। अगर मॉड्यूलस का लीनियर फंक्शन का बनेगा तो लीनियर का तो हमें रिजल्ट पता है, डायरेक्टली आंसर हम निकाल सकते हैं। अब मैं बात करता हूं मॉड्यूलस में जो थर्ड टाइप जो सबसे कॉमन है, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले sin x और cos x, उसके रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा बनाए जाते हैं, सबसे कॉमन यही है। अगर इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप क्या करेंगे, सिंपली क्रिटिकल पॉइंट से ही सॉल्व करते हैं। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर sin x की बात करें तो उसका ग्राफ ये होता है, 0 से पाई में वैल्यू पॉजिटिव होती है, उसके बाद में वैल्यू नेगेटिव होती है। तो अगर मैं मॉड sin x की बात करूंगा तो जो पॉजिटिव वैल्यू है वो तो पॉजिटिव लगेगी, लेकिन x की वैल्यू पाई से 2 पाई में कुछ भी पुट करेंगे तो जो नेगेटिव वैल्यू आएगी वो ऊपर चली जाएगी पॉजिटिव, तो उसका ग्राफ ये होता है। इसीलिए हम बोलते हैं sin x का पीरियड क्या होता है, पाई होता है। तो अगर मैं बात करूं 0 से पाई में इंटीग्रेशन की और 0 से 2 पाई में, तो आप बोल सकते हैं 0 से 2 पाई में जो आंसर आएगा वो डबल आएगा 0 से पाई के, क्योंकि सेम ही वैल्यू रिपीट होगी। और इसमें एरिया में एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली ये है sin x और cos x के केस में, कि अगर हम ये बात करते हैं इतने से एरिया की, तो ये जो एरिया है ये कितना होता है, 1 के बराबर होता है। साइन और कोसाइन में दोनों की वैल्यू क्या होती है, ये 1 ही होती है। कोसाइन में डायग्राम ऐसे नहीं होगा तो वहां पे डायग्राम ऐसे होगा, लेकिन वो सेम ही शेप है और एरिया एवेल्युएट करेंगे 0 से पाई बाय 2 के बीच में, वो वैल्यू 1 ही आएगी। तो अगर मैं 0 से 2 पाई की बात करूं तो 1 1 1 1 आंसर 4 आएगा। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं मॉड sin x का आंसर 4 आएगा। 0 से पाई में बोलूंगा तो आंसर 2 आएगा। अगर मैं बोलता हूं 0 से 1000 पाई, 0 से 1000 पाई मतलब 0 से पाई में जो आंसर आएगा उसका 1000 टाइम्स, इसी को पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी बोलते हैं कि 1000 टाइम्स 0 से पाई मॉड sin x dx। डायग्राम से देखते हैं तो समझना इजी है, सेम ही एरिया रिपीट होता है। तो यहाँ पे 2 आएगा और 1000 टाइम्स कर देंगे तो यहाँ पे 2000 उसका आंसर आ जाएगा। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा कोसाइन में भी सेम ही तरीका होता है, आप उसका भी ग्राफ बना के सॉल्व कर सकते हैं। एक जेईई मेन का क्वेश्चन देखते हैं 2021 का, मॉड sin 2x। हमने ग्राफ बनाया sin x का। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं sin x में, सर sin की जगह 2x आ गया, sin की जगह 2x + 3, sin की जगह 2x + 5, कुछ भी दिया हुआ हो सकता है। तो यहाँ पे 2x प्लस जो भी दिया है, आपको क्या करना है, जो भी लीनियर फंक्शन दिया हुआ है उसको आपको ग्राफ इसका अब नहीं बनाना है, हमें ये रिजल्ट ध्यान है, हम इसी को यूज करेंगे। हम जो लीनियर फंक्शन दिया हुआ है उसको सिंपली टी पुट कर देंगे। तो टी पुट करने से क्या होगा, ये sin t हो गया और sin t का ग्राफ वैसा ही होगा जैसा sin x का है, सेम ही होगा। सिर्फ t से क्या होगा, लोअर और लिमिट और अपर लिमिट चेंज हो जाएगी। तो अगर मैंने 2x को t पुट किया है तो क्वेश्चन हो जाएगा 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई हो जाएगा और dx की जगह पुट करेंगे dt/2, तो ये आ जाएगा। और इसका रिजल्ट हमें पता है 0 से 2 पाई में आंसर क्या होता है, 4। 0 से पाई में 2 होता है, तो ये आ जाएगा 4/2 आंसर आ जाएगा। ऐसे हम फटाफट देखिए कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व कर सकते हैं इस बेसिक नॉलेज से। ये जेईई मेन 2021 का मॉड्यूलस का इसका क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर मॉड्यूलस के अंदर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आता है साइन और कोसाइन के अलावा, तो हम हमेशा कैसे डिफाइन करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, उसको मार्क करते हैं, उसके बाद फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो अगर यहाँ पे अंडर रूट के अंदर जैसे एक्सप्रेशन है, जेईई मेन 2014 का क्वेश्चन है, अंडर रूट के अंदर कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है सेम ही ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे sin स्क्वायर x/2 sin x/2, sin x/2 में क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है तो हमेशा नोटिस करिए वो कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं। तो अगर हम यहाँ नोटिस करेंगे 1 - 2 sin x/2 का होल स्क्वायर है और अंडर रूट लगा हुआ है डेफिनेट इंटीग्रल में, तो हमेशा उसको ओपन करेंगे मॉड से, मॉड ऑफ 1 - 2 sin x/2। तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में। कभी भी अंडर रूट के अंदर मुझे क्वाड्रेटिक दिखती है, कोई एक्सप्रेशन दिखता है 2 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो हमेशा मैं सोचता हूं कि ये क्वाड्रेटिक का होल स्क्वायर, मतलब क्वाड्रेटिक तो नहीं बन रही होल स्क्वायर में, जनरली ऐसा ही होता है, मॉड का क्वेश्चन होता है। इस तरह से क्वेश्चन जेईई मेन में ये भी आया है अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर x, जिसको हम मॉड ऑफ tan x लिख के सॉल्व करते हैं। तो मॉड ही लिखना है उसको। ऐसे वाले क्वेश्चंस में जिसमें हम ग्राफ से, अभी जैसे मैंने साइन कोसाइन का तो रिजल्ट ध्यान किया, ऐसे क्वेश्चंस में हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल के ही सॉल्व करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था हमेशा मैं कोशिश करता हूं साइन कोसाइन tan जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर का जो एंगल है वो मैं t में चेंज करता हूं। मुझे दिख रहा है x/2, तो x/2 को पहले t पुट करूंगा, उसको चेंज करूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा।
अब ध्यान ये रखना, जब भी आप इसको टी पुट करेंगे तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी चेंज होगी। x/2 मतलब 0 और यहाँ आ जाएगा π/2 और ये आ जाएगा और dx की जगह 2dt पुट कर देंगे। तो अब ये क्वेश्चन ये है। इसके बाद में अब हमारा साइन का रिजल्ट नहीं है, क्योंकि मॉड के अंदर सिर्फ साइन ही है, 1 - 2 sin t है। कोई भी क्वेश्चन होता है mod 10x, mod 10t, mod sin t, mod cos t, अगर जो स्टैंडर्ड वाला रिजल्ट है उससे सॉल्व नहीं हो रहा है जो मैंने अभी बताया, तो उसके केस में क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, इसको 0 पुट करके, इसको 0 पुट करेंगे, sin t की वैल्यू आएगी हाफ। जो भी क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा लोअर और अपर लिमिट के बीच में ही निकलेगा, क्योंकि उसी के बीच में हमें मतलब है, अभी मैंने आपको पहले बताया। तो sin t इक्वल टू हाफ है, t की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे 0 से π/2 में, वो आएगी π/6। π/6 से बड़ी वैल्यू में या तो ये पॉजिटिव से ऊपर होगा तो यहाँ नेगेटिव से ऊपर होगा। आपको सिर्फ साइन चेक करना है। तो ये 30 है, ये 90 है। आप 45 डिग्री पे चेक कर सकते हैं, आप 60 डिग्री पे चेक कर सकते हैं, आप 0 पे भी चेक कर सकते हैं। तो साइन अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे अगर ये 30 है, 60 डिग्री पे देखेंगे तो ये आएगा 1 - √3, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब राइट साइड में नेगेटिव से ओपन करेंगे, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव से ओपन करेंगे, तो ये माइनस आ गया, ये आ गया प्लस। अब ये वही क्वेश्चन हो गया जैसे मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक वाला। तो आपका इंटीग्रेशन सिर्फ 1 - 2 sin t ही है, और इसमें लिमिट रिवर्स कर लेंगे तो π/6 ऊपर आ जाएगा, π/2 नीचे। तो 1 - 2 sin t का जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसमें π/6 की वैल्यू पुट करेंगे, उसका डबल करेंगे और उसमें 0 और π/6 पुट करके सबट्रैक्ट करेंगे। इससे आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया है हमारा मॉड्यूलस फंक्शन। अब नेक्स्ट हम चलते हैं दैट इज पीस वाइज फंक्शन में। ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट दोनों को मैं कंबाइन में ही डिस्कस करूंगा। मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट डिफाइन करना है नंबर लाइन पे, और उसमें सिर्फ लोअर और अपर लिमिट के बीच में। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैंने बताया मॉड्यूलस ऑफ लीनियर। जब भी लीनियर है, साइन के अंदर लीनियर एंगल है, उसको टी पुट करके आप क्वेश्चन सिंपलीफाई कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट में 2-3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड भी देखेंगे, पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी बेस्ड भी हम देखेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें सबसे पहला है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लीनियर फंक्शन। और यहाँ पे अगर इसकी बात करते हैं 2020 का ये क्वेश्चन है, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट 0 से n या 0 से n ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर दोनों में से कोई भी लीनियर फंक्शन हो सकता है। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था, उसकी वैल्यू निकालनी थी और इसके साथ बोलना था ये जीपी में है। तो इवेंचुअली अगर आप उसकी वैल्यू निकालेंगे आगे तो सिंपल कैलकुलेशन है। तो हम यहाँ पे ये दो वैल्यूज को ही एनालाइज करते हैं, इससे आंसर क्या आता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट x की सबसे पहले बात करते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ ऐसे होता है, इसका पीरियड होता है 1। तो ये 0 से 1 में जो आंसर होता है वो सेम ही आंसर आता है। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट x का इंटीग्रेशन कर रहा हूं 0 से n, जहां पे n अगर एक नेचुरल नंबर है तो हम ये बोल सकते हैं 0 से 1 में जो आंसर है 0 से 2 में उसका डबल हो जाएगा, 0 से 3 में उसका ट्रिपल हो जाएगा। क्योंकि ये जो ट्रायंगल का एरिया है 1 और 1, तो हाफ 1 1 हो जाएगा 1/2, वही 1/2 एरिया आगे आएगा। अगर 0 से 3 इंटीग्रेशन बोलूं मैं फ्रैक्शनल पार्ट का, तो आप बोलेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। 0 से 1000 बोलूं तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो ग्राफ से एनालाइज करेंगे, पीरियड उसका वो है, तो डायरेक्टली 1/2 से उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ये हमें यहाँ पे समझ में आता है। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये ठीक है। तो इसका आंसर अगर मैं लिखना है 0 से n, अगर n नेचुरल नंबर है तो बोलेंगे n/2, ये इसका आंसर आ गया। ये हमें क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जब भी क्वेश्चन आता है जनरली मैं कोशिश करता हूं फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज करने की। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में x है तो हमेशा उसको फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज करके ही क्वेश्चन सॉल्व करिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर में x है, लीनियर फंक्शन ऑफ x है, तो हमेशा उसी से आपको सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम लिख सकते हैं x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दो इंटीग्रेशन बना सकते हैं, x का अलग फ्रैक्शनल पार्ट का अलग। अब जो x का इंटीग्रेशन है उसका तो आंसर निकाल सकते हैं x²/2, तो आंसर आएगा n²/2। फ्रैक्शनल पार्ट x का आंसर हमने निकाल लिया n/2, तो वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा n(n-1/2)। ऐसे हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर लीनियर फंक्शन है तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर लीनियर फंक्शन होता तो मैंने लीनियर फंक्शन का तरीका आपको बताया था, ax + b = t, जो मॉड में अप्लाई किया था। तो वो फॉर्मेट आप यहाँ पे भी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा 0 से लेकर के n। अगर सपोज मैं आपको बोलता हूं, सपोज आपको इवेलुएट करना है 0 से लेकर के n नेचुरल नंबर नहीं है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से 1000.5 फ्रैक्शनल पार्ट x dx, तो आप क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे सर आप तो परेशान हो गए। तो उसमें दिक्कत नहीं है, 0 से 1000 तक जो आंसर आएगा वो तो आपको पता है 1000/2 दैट इज 500, और उसके बाद में 1000 से 1000.5। अब 1000 से 1000.5 करो या 0 से 0.5 करो, एक ही आंसर आएगा। क्यों आंसर सेम आएगा?
क्योंकि वही सेम ग्राफ तो रिपीट हो रहा है। अगर इसको मैं 1000 बोल रहा हूँ, इसको 1000.5, एक ही बात हो गया, आंसर तो वही एरिया आएगा। तो एरिया आप निकाल सकते हैं, ये 0.5 होगा, ये भी 0.5 होगा, हाफ इंटू 0.5 इंटू 0.5, उतना आप उसमें ऐड कर देंगे। तो ऐसे आप कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर उसके अंदर लीनियर फंक्शन है उसको टी पुट करिए, क्वेश्चन इसमें चेंज करिए, आगे आप पीरियड की प्रॉपर्टीज ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो उसको भी आप ऐसे कर सकते हैं, उसके अंदर लीनियर फंक्शन है तो आप इसको पहले लीनियर को टी मान लीजिए, उसके बाद में आप इस क्वेश्चन को चेंज कर लेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट अलग हो जाएगी, फिर इसको आप फ्रैक्शनल पार्ट और उसमें अलग कर लेंगे। तो ये आंसर आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। 0 से 7 का जो आंसर है वो आपको पता है, और 0 से -3 का भी वही आंसर होगा, क्योंकि सेम ही तो ग्राफ रिपीट करता है, लेफ्ट हो या राइट हो। तो उसके केस में आपको लोअर और अपर लिमिट का डिफरेंस देखना होता है कितना। ये 10 है, इसका मतलब वो 10 ट्रायंगल्स यहाँ पे बनेंगे। ये ध्यान रखिए, मैंने जब 0 से n बोला तो वो n ट्रायंगल्स बने, इसमें 10 है डिफरेंस तो 10 बनेंगे ट्रायंगल्स। और अगर 10.5 डिफरेंस होता तो 10 तो ट्रायंगल्स बनेंगे, और फिर जो पहला ट्रायंगल है उसमें 0.5 तक आप चले जाइए, वो एरिया आप उसमें ऐड कर दीजिए। ऐसे आप ये आंसर निकाल लेंगे और ऐसे आपका दूसरा निकल जाएगा। तो ऐसे कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के लीनियर फंक्शन है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो ये है क्वाड्रेटिक, इस पे ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर पे काफी क्वेश्चन आए हैं। अब क्वाड्रेटिक अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर होता है अगर, तो मैं इसको ध्यान रखिए, लीनियर नहीं है, लीनियर होता तो फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज करके सॉल्व करता। क्वाड्रेटिक है तो इसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट से जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक अगर होती भी है तो पहले उस क्वाड्रेटिक का मैं बनाता हूं कंप्लीट स्क्वायर, क्वेश्चन सिंपलीफाई करता हूं। कंप्लीट स्क्वायर आप बना लेंगे तो आएगा x - 1 का स्क्वायर -3, आपको आना चाहिए। अब देखिए इसमें बन गया है लीनियर फंक्शन, और जो लीनियर फंक्शन उसको मैं टी पुट कर दूंगा। तो x - 1 को टी पुट करूंगा तो ये आ जाएगा t स्क्वायर -3, और इसको टी पुट किया तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो जाएगी 0 से 2, और ये जो t - 3 आया यहाँ पे, या ये आया t स्क्वायर -3। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, वो होती है कि अगर x के साथ में एक इंटीजर है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो उस इंटीजर को आप हमेशा बाहर निकाल सकते हैं, ऐसा आप हमेशा कर सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, अगर ये इंटीजर है तो उस इंटीजर को आप सेपरेट हमेशा कर सकते हैं। तो होल स्क्वायर करने में तब आपका फायदा होता है, या कंप्लीट स्क्वायर करने में। अगर ये इंटीजर है तो इस 3 को मैंने अलग कर दिया, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये इसमें चेंज हो जाएगा, 3 मैंने अलग यहाँ निकाल लिया। अब ये क्वेश्चन हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी स्क्वायर। ज्यादातर प्रीवियस क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर या टी स्क्वायर पे ही पूछे गए हैं, वो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। जनरली अगर कभी भी क्वाड्रेटिक होती है तो नोटिस करिए कंप्लीट स्क्वायर करने पे इंटीजर बन रहा है तो t की फॉर्म में लीनियर को पुट करके आप स्टार्ट कर सकते हैं, फिर क्वेश्चन आगे जनरली सिंपलीफाई हो जाता है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो हम दोनों तरीके देखते हैं, एक तो ग्राफ से और एक बिना ग्राफ के। दोनों तरीके सही हैं, दोनों से आप समझ सकते हैं। इसका चाहे तो आप रिजल्ट भी ध्यान रख सकते हैं। रिजल्ट कैसे ध्यान रखेंगे देखिए, तो अगर मैं इन जनरल मेथड की बात करता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी फंक्शन होता है, लीनियर का तो मैंने तरीका बता दिया। अगर यहाँ कोई भी फंक्शन है टी स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स, कोई भी फंक्शन है तो हमेशा आप क्या करेंगे, इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे लोअर और अपर लिमिट के बीच में। तो जो टी स्क्वायर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे एक्स की वैल्यू 0 से 2 के बीच में। अब हमें पता है टी स्क्वायर क्या है, वो इंक्रीजिंग ग्राफ ही होता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 आएगी, मैक्सिमम वैल्यू 4 आएगी। तो आपको पता लगेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी फंक्शन है उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, और वो जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ गई है उसके बीच में जितने भी इंटीजर आ रहे हैं वो आप डायरेक्टली वहां पे लिख लीजिए। इसी के हिसाब से आपके बनेंगे क्रिटिकल पॉइंट। जैसे मैंने मॉड में बनाए थे, मॉड में तो 0 करके एक क्रिटिकल पॉइंट आया था, इसमें हमने वो वैल्यूज लिख ली जब अंदर की मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट 1 2 3 नहीं है, ध्यान रखिए, ये टी स्क्वायर की वैल्यूज है। किसकी है ये, टी स्क्वायर की वैल्यूज है। इससे आप जो टी निकालेंगे वो क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे टी को डिफाइन करना चाहूंगा तो टी की वैल्यूज में यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे टी की वैल्यू आएगी दैट इज 0, यहाँ पे आएगी 1, यहाँ पे आएगी √2, यहाँ पे आएगी √3 और लास्ट में आएगी 2। ये टी की वैल्यूज है, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, क्योंकि टी पे ही इंटीग्रेशन है, dt वही है। तो ये है आपके क्रिटिकल पॉइंट्स, ये टी स्क्वायर की वैल्यू। अब टी स्क्वायर की वैल्यू निकालने से क्या फायदा हुआ, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर टी स्क्वायर है, तो 0 से 1 के अंदर अगर टी स्क्वायर होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, तो इसको हम 0 पुट करेंगे। ये तरीका इसको लिखने का। तो जब भी आप ऐसे लिख लेते हैं तो उसमें आपको बताता हूं डायरेक्ट तरीका क्या है, जो लोअर इंटीजर है वही आपको पुट करना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर टी स्क्वायर, यहाँ क्या पुट करेंगे 1, यहाँ पुट करेंगे 2, यहाँ पुट करेंगे 3। तो ये आपको सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। टी की वैल्यू आपको पता लग गई, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 0, इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1, तो 0 ही आएगा। फिर यहाँ वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर टी स्क्वायर की पुट करेंगे 1, इंटीग्रेट करेंगे 1 से √2, फिर √2 से √3 इंटीग्रेट करेंगे, टी स्क्वायर की जगह यहाँ ग्रेटेस्ट में पुट कर देंगे 2,
फिर यहाँ पुट करेंगे 3 और √3 से 2 इंटीग्रेट करेंगे। तो ये जो तीनों इंटीग्रेशन के आंसर आएंगे, अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे हम सॉल्व करते हैं बिना कोई ग्राफ बनाए, डायरेक्टली वैल्यू पुट करें। मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे उस फंक्शन की, फिर यहाँ पे वो इंटीजर पुट कर देंगे और दो इंटीजर में जो छोटी वैल्यू है उसी का इंटीग्रेशन आप बनाएंगे। ध्यान रखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी होता है वो एक इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, वो वेरिएबल नहीं होता, वो एक आंसर यही आएगा 0 1 2 3 4, यही वैल्यूज वहां पे आएंगी। तो यही वैल्यूज आपको यहाँ पुट करनी है 0 1 2 3 4, इसी के इंटीग्रेशन बनेंगे, वही इंटीजर है और सिर्फ आपको क्रिटिकल पॉइंट डिफाइन करके उसको सिंपली इंटीग्रेट करना है। तो इसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसको ग्राफिकली बात करूं तो टी स्क्वायर का ग्राफ पता होना चाहिए। टी स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, 0 से 2 में ही बनाएंगे ग्राफ, तो 0 से 2 में हमने बना लिया, मैक्सिमम वैल्यू 4 है। ग्राफ से अगर हम देखेंगे तो टी स्क्वायर की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो 0 से 4 है, उसके बीच के जो भी इंटीजर मार्क करने हैं, तो अब इंटीजर y एक्सिस पे मार्क करेंगे। ध्यान रखिए, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर रिप्रेजेंट्स y एक्सिस की वैल्यू, तो जो इंटीजर आएंगे 4 3 2 1 0 यही आएंगे। ये मार्क करने के बाद में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो t की वैल्यूज आप वो मार्क कर लीजिए यहाँ पे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग t आ जाएगा √3, क्योंकि टी स्क्वायर 3 है, यहाँ आ जाएगा √2, यहाँ आ जाएगा 1, ये आपने मार्क कर लिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, अगर ग्राफ बनाना है तो ध्यान रखिए, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये तो इंटीजर वाले पॉइंट से आप चाहो तो इस पे मार्क कर सकते हैं कि टी स्क्वायर अगर 0 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर टी स्क्वायर भी 0 है, टी स्क्वायर 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर टी स्क्वायर भी 1 है, तो ये आप मार्क कर सकते हैं। इनको मार्क करने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो एग्जैक्ट ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये पॉइंट्स ही चाहिए। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो भी ग्राफ होता है वो स्टेप फंक्शन होता है। स्टेप फंक्शन मतलब ऐसा ग्राफ होता है, तो ऐसा ही ग्राफ इसका बनेगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो अब 0 से 1 की अगर बीच में बात करता हूं तो ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। अगर आपको y एक्सिस पे वैल्यू कभी भी 0 से 1 के बीच में दिखती है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है तो 0 लिखना है, तो आप यहाँ लाइन बनाएंगे, ये वाला, ये लाइन बनाएंगे और लास्ट वाला होलो पॉइंट बनाओ मत बनाओ उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे एग्जैक्ट ग्राफ ये है, लेकिन इंटीग्रेशन में एरिया की बात करेंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो लोअर इंटीजर 1 है तो यहाँ 1 बना देंगे। फिर यहाँ वैल्यू 2 से 3 के बीच में लोअर इंटीजर 2 है तो यू बना लेंगे। ऐसे आपको स्टेप फंक्शन बनाना है, ऐसे आप बनाते जाइए। तो बनेगा डायग्राम ऐसा है, इंटीजर मार्क करें और आप चालू हो जाइए। 0 से 1 वैल्यू दिखी तो 0, 1 से 2 दिखी तो 1, 2 से 3 दिखी तो 2, 3 से 4 दिखी तो 3, तो ऐसे बना लेंगे। फिर आपके बन जाएंगे रेक्टेंगल और इसका ग्राफ तीनों का एरिया ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। आप ग्राफ से भी ऐसे कर सकते हैं, जनरली ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ हम बना सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो ग्राफ से भी क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्वाड्रेटिक, आप ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, जैसे समझ आए। तो अब जैसे हम यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, मैंने आपको अभी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कभी भी अगर x के साथ में अगर एक इंटीजर है तो आप हमेशा इंटीजर को बाहर ला सकते हैं, उसको आप अलग से लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक और ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये जो है एक इंटीजर ही है तो इसको आप बाहर ला सकते हैं, इसको अलग लिख सकते हैं, और माइनस cos x का इंटीग्रेशन आप अलग लिख सकते हैं 0 से √π/2। मेथड वही है जो मैंने आपको बताया। जनरल मेथड क्या है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लीनियर नहीं है तो आपको क्या करना है, x के अंदर जो भी वैल्यू उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, x पे 0 पे 0 होगी, √π/2 पे π/2 होगी, तो ये होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। उसके बीच में जो भी इंटीजर है वो मार्क करिए। तो π/2 वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 3.14/2, दैट इज 1.57। तो इसके बीच का अगर आप इंटीजर देखेंगे तो आपको 1 ही दिखेगा, यही दिखेगा। तो अब मेरे को अगर इसकी वैल्यू लिखनी है तो इसकी वैल्यू में क्या लिखूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x को एक बार 0 लिखूंगा और एक बार 1 लिखूंगा, जो छोटा वाला इंटीजर। 0 लिखूंगा तो इसका आंसर 0 ही आना है, और 1 लिखूंगा तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ ये 1, तो यहाँ ये 1 लिख दिया, ये 0 लिख लिया। इंटीग्रेशन मुझे पता है इन दोनों के यहाँ है। अब कौन सी वैल्यू t के लिए आएंगे, तो x स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो ये 0 है, x स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 आएगा, x स्क्वायर की वैल्यू 1 है यहाँ 1 आएगा, x स्क्वायर की वैल्यू π/2 है तो √π/2 आएगा। तो ऐसे मैंने इसको ब्रेक कर लिया, दो आंसर यहाँ बन गए, ये अभी हमने सॉल्व किया। तो सेम ही क्वेश्चन पूछा है किसी और के साथ। अब है ग्रेटेस्ट इंटीजर -cos x, तो अगर मैं x की बात करता हूँ 0 से √π/2, तो अगर आप cos x के ग्राफ की बात करेंगे, sin x cos x में हमेशा ग्राफ के बारे में सोचिए, तो ये होता है हमारा π/2 और ये हमारा 0 से √π/2 मतलब √π/2 तो उससे भी कम होगा, तो उसके केस में वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। तो यहाँ पे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हम लेंगे तो ये वैल्यू हमें पता है 0 से 1 के बीच में है, दैट इज फ्रैक्शन। उसका नेगेटिव करेंगे तो वो भी क्या है, 0 से 1 के बीच में आएगा, वो भी क्या होगा, एक फ्रैक्शन ही होगा, लेकिन नेगेटिव फ्रैक्शन। और नेगेटिव फ्रैक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -1, तो इसको हम -1 लिख लेंगे। तो अब आप बोलेंगे सर आप इसने मैक्सिमम वैल्यू क्यों नहीं निकाली, मैंने निकाली है, लेकिन
मैक्सिमम वैल्यू तभी तो निकालें जिसके बीच में कोई इंटीजर आए। अगर इंटीजर ही नहीं है, हमेशा खुद फ्रैक्शन है, तो डायरेक्टली इसका आंसर आप एक इंटीजर वैल्यू लिख सकते हैं। तो अगर आप इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन हमने देख लिया। ट्रिग्नोमेट्रिक में मैंने ये देखा। अब मैं साइन कोसाइन का आपको बता देता हूं कैसे होता है। तो ये साइन एक्स का डायग्राम है। अगर हम बात करते हैं 0 से 2 पाई, तो अगर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स की बात करनी है तो ध्यान रखेंगे वाई एक्सिस पे देखेंगे क्या इंटीजर आ रहा है। वाई एक्सिस पे इंटीजर क्या आ रहे हैं, वो आ रहे हैं -1, 0 और 1। तो -1 से 0 के बीच में बात करूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा। मैंने आपको बोला लोअर वाला इंटीजर, तो -1 पे आप स्ट्रेट लाइन बना लीजिए, स्टेप फंक्शन ही तो बनेगा। और 0 से 1 के बीच ही बात करूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा। तो ऐसे देखिए सीडी यहाँ पे बन गई। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ इंटीग्रेशन की, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, ये वाली वैल्यू 0 से 2 पाई में बोलूंगा तो ये आंसर आएगा -पाई, क्योंकि ये पाई है ये नेगेटिव हो जाएगा बिलो एक्स एक्सिस, तो -पाई आंसर आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स 0 से 1000 पाई, तो आप बोल सकते हैं 0 से 2 पाई का 500 टाइम्स, क्योंकि वही चीज रिपीट करेगी, तो -500 पाई। ऐसे आप इवेलुएट कर सकते हैं। ये रिपीटेटिव ग्राफ होगा, पीरियोडिक होगा, क्योंकि जो साइन एक्स का पीरियड है वही इसका पीरियड होगा। सेम तरह से आप cos x का भी डायग्राम बना सकते हैं अगर चाहें तो cos x का अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा तो cos x का ग्राफ होता है, यहाँ ये वैल्यू 1 है, यहाँ ये वैल्यू -1 है। तो अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा तो मेरे को दिख रहा है -1 से 0 में दिख रहा है, तो 1 से 0 में लूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 0। फिर 0 से -1 में दिख रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा -1। फिर 0 से 1 में दिख रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। ऐसे ही तो ग्राफ होगा। बस अब यहाँ पे भी दिख रहा है तो आंसर -पाई आएगा। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर सपोज ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 sin x आ जाएगा तो -1 से 1 की जगह -2 से 2 हो जाएगा, यही तो फर्क होगा। तो उसमें आपको -2 -1 0 1 2 वैसे बनाना पड़ेगा डायग्राम, और वैसे करना पड़ेगा सॉल्व। तरीका यही है, ग्राफ से ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं इसके क्वेश्चंस। तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो। इसमें sin x cos x में हम ये यूज करते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन होता है तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से आप सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट के साथ कंबाइन है। अब इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेन 2021 में आए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जेईई एडवांस के हिसाब से भी। इन क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी से सॉल्व करने की हमेशा सोचता हूँ। ध्यान रखिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट के साथ है तो आप कोशिश करिए कि क्या पता ग्रेटेस्ट इंटीजर कंबाइन होकर फ्रैक्शनल पार्ट बन जाए। अब आप बोलेंगे सर इसमें फ्रैक्शनल पार्ट तो नहीं है, यहाँ तो सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो e की पावर में नोटिस करिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x और यहाँ पे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x जनरेट हो सकता है क्योंकि एक ऊपर है और एक नीचे है। तो ये नीचे अगर ले जाऊंगा तो ये फ्रैक्शनल पार्ट x ही आएगा और e की पावर -1 ऊपर चला जाएगा क्योंकि 1/e है, तो आ जाएगा ये। तो अब क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है, फ्रैक्शनल पार्ट भी है। हमेशा मेरी कोशिश रहती है अगर सिर्फ x के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो मैं उसका फ्रैक्शनल पार्ट बनाऊं, क्योंकि मैंने आपको बताया उसका हमें ग्राफ पता होता है। इससे हम फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं तो उसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर आ जाता है। अब आप बोलेंगे सर इसको कैसे करेंगे सॉल्व, तो इसको हम कैसे करेंगे देखिए। तो अब इसको जनरली कुछ लोग डिफाइन करके अलग तरीके से करते हैं, मैं ग्राफ से समझने की कोशिश करता हूँ। बहुत इजी तरीका है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट x को अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या होगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट x को पहले डिफाइन मत करिए, सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन करिए। जब ऐसे केस होते हैं इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट दोनों है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 होता है तो वो आसानी से बाहर आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे। तो फ्रैक्शनल पार्ट को डिफाइन करिए 0 से 10 के बीच में। 0 से 1 में 0 होगा, 1 से 2 में 1 होगा, 2 से 3 में 2 होगा, जो लोअर वैल्यू है वही तो यहाँ पुट करनी है। और फिर अगर हम देखेंगे 8 से 9 में 8 होगा लियर वाला, फिर 9 से 10 में 9 होगा। फ्रैक्शनल पार्ट x को मैंने वैसे ही रखा, चेंज नहीं किया, सिर्फ एक को ही लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर को। इससे फायदा क्या हो, इससे फायदा ये हुआ क्योंकि हमें पता है कि अब अगर ये इंटीग्रेशन की बात करूं या इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, तो इस वाले इंटीग्रेशन को अब मैं कैसे लिख सकता हूं। मुझे पता है फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 होता है, तो 1 से 2 में जो आंसर है वही क्या होगा, 0 से 1 में आंसर होगा। तो इस इंटीग्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज 0 से 1 अपॉन e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x। ऐसा मैं हमेशा लिख सकता हूँ। इसको भी मैं लिख सकता हूँ 2 से 3 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से 1 2 dx अपॉन e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ऐसा मैं हमेशा लिख सकता हूँ। ध्यान रखिए फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर x होना चाहिए, कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, तब हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख लिया, तो सारे 0 से 1 हो जाएंगे, ये भी 0 से 1 है तो सबका एडिशन आएगा। सबका एडिशन आएगा तो ये 1 + 2 + 3 अप टिल 9 आएगा, यही आ रहा है सब। और नीचे e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट x आएगा। अब आप बोलेंगे सर आपने उसको x क्यों लिख दिया, क्योंकि 0 से 1 में क्या है फ्रैक्शनल पार्ट x को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट x, क्योंकि दिस इज y = x। इसको मैंने x लिख दिया। तो अब ये तो सम ऑफ सीरीज अलग आ जाएगा बात,
और e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, तो सिंपल एक वैल्यू आएगी जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट x ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ में है और सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट x है, ध्यान रखिए कोई और फंक्शन नहीं है, जनरली क्वेश्चन ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर डिफाइन करेंगे, उसमें तो बनेगी एक सीरीज, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका पीरियड 1 होगा तो वो वहां पे कॉमन आ जाएगा, उसको आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जे एडवांस में बनाए जा सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये 2021 में फ्रेम किया गया था। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट में। तो ये है e की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसको लिख लेंगे फ्रैक्शनल पार्ट x। अब हमें पता होना चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड कितना होता है 1। तो पीरियोडिक फंक्शन की ये प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ एप्लीकेशन में। तो फंक्शन का ग्राफ रिपीट करता है 0 से t में जो होता है सेम ग्राफ n टाइम्स रिपीट करेगा तो n आगे आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी एक्चुअली में यही है। तो पीरियड ऑफ फंक्शन sin x का 2 पाई होता है, kx होगा तो 2 पाई बाय k, cos x का भी 2 पाई होता है, cos kx का हो जाएगा 2 पाई बाय k, ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट दिखे, पिछले क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर x था, फ्रैक्शनल पार्ट x था, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई फंक्शन नहीं था, इसमें फंक्शन है तो मैं पीरियड के बारे में सोच सकता हूँ। तो फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड देखेंगे 1 है, तो यहाँ पे इसका पीरियड है 1। sin 2 पाई x का पीरियड क्या है, तो हमें पता है ये 2 पाई बाय k होता है, k की वैल्यू 2 पाई है तो इसका पीरियड भी है 1। तो अगर इन दोनों का पीरियड 1 है तो 0 से 10 में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 10 टाइम्स जो आंसर 0 से 1 में आएगा। तो हमने इसमें 10 कॉमन ले लिया क्योंकि वही ग्राफ 10 बार रिपीट करेगा, तो 0 से 1 में जो आंसर आएगा, और 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट x क्या लिख सकते हैं, e की पावर x। तो अब क्वेश्चन ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin 2 पाई x dx 0 से लेकर के 1। अब आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin t का आपको डायग्राम बताया था। अब यहाँ लीनियर फंक्शन है, t नहीं है, तो 2 पाई x को पहले आप t पुट कर दीजिए। आप ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो मेरे को वो जो थॉट प्रोसेस मैंने आपको बताया हो कि अगर यहाँ पे कभी भी 2x 3x कुछ है तो पहले मैं इसको t पुट कर देता हूँ, तो इससे क्वेश्चन में क्या होगा, लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर के 2 पाई, और ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin t, ये आ जाएगा dt, और यहाँ पे इसको t पुट किया तो dx आ जाएगा dt बाय 2 पाई, तो यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा, और नीचे तो यहाँ दिख ही रहा है e की पावर x, ये आ जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। और 0 से 2 पाई में हमने डिफाइन किया था, 0 से पाई में तो 0 होता है, पाई से 2 पाई में इसको 1 लिखते हैं, तो यहाँ पे इसको 1 लिख देंगे और वैसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा तरीका हो गया। पाई से 2 पाई में 1 नहीं -1, तो इसीलिए देखो इसको ऐसे लिखा। आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ग्राफ से समझ के दोनों तरीके से कर सकते हो, ये तरीका है। या फिर आप क्या बोल सकते हो, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, आप इसको करोगे इक्वल टू 0, ये इंटीजर देखेंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो sin 0 0 होता है, sin 2 पाई भी 0 होता है, तो 0 से 1, फिर 1 से -1 से 0 ऐसे जाएगी, तो उसके बीच में इंटीजर देखेंगे, फिर आप उसको ब्रेक करेंगे, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। बट दिस इज द इजियर वे जो मैंने आपको बताया लीनियर को t पुट करके, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर sin t को समझना काफी इजी है। तो ये हो गया हमारा पीस वाइज फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स। लीनियर फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इजी होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर x है और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x का लीनियर फंक्शन है या फ्रैक्शनल पार्ट x है, तब आप सोच सकते हैं। पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज का बहुत यूज आता है फ्रैक्शनल पार्ट में। आजकल फ्रैक्शनल पार्ट के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं लिबनिट्ज रूल। तो लिबनिट्ज रूल है डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल विदाउट कैलकुलेटिंग द इंटीग्रल। अगर हमें इंटीग्रेट नहीं करना है, फंक्शन नहीं दिया हुआ है या ऐसा फंक्शन f दिया हुआ है जिसको हम इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चंस पे अगर हमें डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है तो उसका ये फॉर्मूला होता है। इससे रिलेटेड क्या डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, अब ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज नोटिस करने वाली ये है, किसी भी फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो वो कैपिटल F फंक्शन में चेंज हो जाएगा। स्मॉल f अगर बात करता हूँ इंटीग्रेशन की, तो वो जो कैपिटल F आएगा उसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करेंगे x के टर्म्स में। अगर फंक्शन है तो जो आंसर आएगा वो x के टर्म्स में ही आएगा, तो इसीलिए इसका डेरिवेटिव x के टर्म्स में दिया हुआ है। फॉर्मूला स्टेट करता है कि जो अपर लिमिट होता है वो फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं t की जगह, इसको इवैल्यूएट करते हैं। ये डिफरेंशिएशन के बाद का आंसर है। तो ये वैल्यू जब आप इवैल्यूएट करेंगे उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं अपर लिमिट के डेरिवेटिव से। ये आता है हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। सेकंड टर्म ऑफ डिफरेंशिएशन आता है जो लोअर लिमिट होती है वो यहाँ पे फंक्शन में पुट करते हैं और लोअर लिमिट को डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट इज d by dx of ax। और लोअर लिमिट और अपर लिमिट से जो आंसर आता है, अपर लिमिट से जो आंसर आया माइनस लोअर लिमिट से जो आंसर आया, उसको हम यहाँ करेंगे सेपरेट। ये हमारा आंसर है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का इस तरह से हम डायरेक्टली डेरिवेटिव ले सकते हैं। इसमें नोटिस करने वाली चीज ये है कि अगर इसमें से लोअर या अपर लिमिट में से दोनों की दोनों वैल्यू अगर कांस्टेंट हुई
तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, क्योंकि फंक्शन ऑफ x के डेरिवेटिव यहाँ आएंगे नहीं, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। या अगर एक भी लोअर या अपर लिमिट में से वैल्यू कांस्टेंट हुई, 0 2 3 4 5 कुछ भी कांस्टेंट है, तो उसकी वो वाली टर्म यहाँ पे 0 आ जाएगी, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो अब हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या होगा। तो जेईई मेन 2019 का देखिए क्वेश्चन, ये फंक्शन है 0 से e से लेकर के e की पावर x log टू द बेस e x अपॉन log टू द बेस e t dt। इसमें हमें f'3 इवेलुएट करना है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर ले पहले, फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट अप्लाई करें, फिर आप ये डिफरेंशिएशन निकालें। ऐसे आप हमेशा कर सकते हैं, लेकिन इससे कैलकुलेशन बढ़ती ही है। अगर हमें डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है तो सिर्फ हमें दो चीज का ध्यान रखना है। एक तो ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि यहाँ पे अगर t और dt लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है t और dt, तो उसके अलावा जो वेरिएबल x है ये हमारा कांस्टेंट है। हमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अगर पावर में x है, मतलब लोअर या अपर लिमिट में जो वेरिएबल x है वो इंटीग्रेशन के अंदर नहीं होना चाहिए, तब हम ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। दिस इज व्हाट यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर। ये फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब अंदर सिर्फ t का फंक्शन है या कांस्टेंट फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे x है और अंदर भी x है तो ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। तो उसका तरीका क्या है, पहले इस x को आप अलग करिए, अंदर मत रखिए। तो इसमें log की प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, log ऑफ a अपॉन b log a माइनस log b, ln x माइनस ln ऑफ ln t। अब ln x वाली टर्म को मैं अलग कर लूंगा, ln ऑफ ln t को अलग कर लूंगा, क्योंकि इसके डेरिवेटिव में मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, क्योंकि अंदर सिर्फ t और dt है, x का फंक्शन नहीं है। लेकिन इसके डेरिवेटिव में ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता क्योंकि इसमें x है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, x को बाहर लाना पड़ेगा। या तो ln x को आप बाहर ले आइए, उसके बाद में फिर इसको इंटीग्रेट करके आंसर निकालेंगे तो e रेज़ टू पावर x माइनस e आएगा। आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप x को बाहर ले आइए और जो फंक्शन बनेगा उसमें आप वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस वाली टर्म का तो डेरिवेटिव आसानी से निकाल सकते हैं। अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म उसकी 0 आएगी। अब इस पार्ट का अगर आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप लगाएंगे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकेंड फंक्शन। तो आप इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये मैंने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला, इसको इंटीग्रेट करके। अगर मुझे बिना इंटीग्रेट करके करना है, या फिर ऐसा हो कि x की टर्म ऐसे फंक्शन के साथ हो जिसको आप इंटीग्रेट ही नहीं कर पाओ, तो आप कैसे करेंगे। तो उसके केस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन का ये वाला पार्ट है, पूरा पार्ट नहीं, सिर्फ इस पार्ट पे अगर हम फोकस करेंगे तो इस पार्ट को फिर हम ऐसे लिखेंगे, ln x को ले आएंगे बाहर, फिर हम लिखेंगे e से e की पावर x और dt। फिर हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ तो क्या dt है, बहुत इजी है, डायरेक्टली इंटीग्रेट करके ये आ गया आंसर। फिर हम प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाते और हमें अगर ये फॉर्मूला लगाना है तो ध्यान ये रखना है, हमें यहाँ पे यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकेंड फंक्शन, क्योंकि ये x का फंक्शन है तो x के टर्म्स में डिफरेंशिएट इसको करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर x है, यहाँ पे लोअर और अपर लिमिट में भी x है, तो पहले x को सेपरेट करना है, फिर आपको उसमें या तो प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करना है या फिर इंटीग्रेट करके जो आंसर आएगा उसको डिफरेंशिएट करना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ये गलती नहीं करनी है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है, दो बार कर पड़ सकता है, ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इसका एप्लीकेशन देखते हैं, लिमिट बेस्ड क्वेश्चन। जैसे आपको ये लिमिट इवेलुएट करनी है, एग्जाम में क्वेश्चन वो इस तरह से दे देता है तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे x है, यहाँ t है, तो हमेशा ध्यान रखिए वेरिएबल्स का t और dt हमेशा अलग कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और x क्यूब को हम नीचे ले जा सकते हैं इंटीग्रेशन के बाहर, क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है t के टर्म्स में, उसका इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं आएगा। तो इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है और ऐसे भी लिखा हो सकता है। जब एग्जाम में ऐसा लिखा होता है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो समझना ईजी होता है। जब भी आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिखता है लिमिट के साथ में, तो हमेशा नोटिस करिए कि 0/0 फॉर्म तो नहीं है। ऐसे केस में मोस्टली यही होता है। तो अगर x को 0 पुट करेंगे यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 से 0 वैल्यू 0 होती है, तो ये 0/0 फॉर्म है। तो इसका मतलब हम एल ऑर्बिटल रूल लगा सकते हैं। एल ऑर्बिटल रूल इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन।
तो इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन मतलब लिबनिट्ज रूल, तो हम ऐसे ही करेंगे इसको डिफरेंशिएट। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव लेंगे x स्क्वायर यहाँ पुट करेंगे और x स्क्वायर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे 2x, तो ये आएगा न्यूमरेटर में, यही टर्म आएगी यहाँ पे, और ये वैल्यू 0 आएगी क्योंकि लोअर लिमिट कांस्टेंट है, जनरली एक लिमिट कांस्टेंट ही होती है। फिर नीचे आएगा x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल लिमिट का क्वेश्चन है। तो ये उसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है, लिमिट बेस्ड क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन 7 या 8 बार आए हैं, जैसे मैंने अभी पहले बताए थे। फिर इस तरह के क्वेश्चन जिसमें भी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है बट एल हॉपिटल रूल की फॉर्म में लिमिट के बेस्ड के क्वेश्चन, वैसे 5 से 6 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, सबसे ज्यादा ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन इजी भी होते हैं। तीसरे टाइप का क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एप्लीकेशन बेस्ड। मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है y = yx, इसके लिए आपको नॉर्मल के बारे में बात करी हुई है, नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो एक ऐसे कर्व का स्लोप दिया हुआ है जो इंटीग्रेशन की फॉर्म है, तो या तो आप पहले करो इसको इंटीग्रेट, फिर x पुट करो, फिर आप स्लोप ऑफ नॉर्मल या टेंजेंट कैसे लिख सकते हैं, dy/dx से स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, -dx/dy स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है। तो इंटीग्रेट करेंगे फिर डिफरेंशिएट करें, दो बार नहीं करना पड़े, डायरेक्टली हम स्लोप निकाल सकते हैं डिफरेंशिएट करके। इसके लिए हम ये रूल लगा सकते हैं, एक लिमिट 0 है तो सेकंड टर्म तो 0 ही आएगी, कांस्टेंट है। अपर लिमिट में x पुट करेंगे, सिर्फ यही आंसर आएगा और x का डेरिवेटिव 1 आएगा। तो इस तरह से इसका एप्लीकेशन है। तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट बिकॉज़ दिस इज dy/dx। क्वेश्चन में बात करी हुई है स्लोप ऑफ नॉर्मल की, पैरेलल टू दिस लाइन, तो इसका अगर हम स्लोप निकालेंगे तो आएगा -1/3। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर -1/3 है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा 3। तो ये जो वैल्यू है इसको हम 3 से इक्वेट कर देंगे। कौन से पॉइंट पे बात कर रहा है, एट a, b। तो dy/dx की वैल्यू एट x = a जो है उसको 3 से इक्वेट कर देंगे, तो इससे हमारी a की वैल्यू आ जाएगी और a की वैल्यू और b की वैल्यू ही वहां पूछी गई है, उसी से रिलेटेड आंसर पूछा गया है। तो a की वैल्यू तो आपको मिल ही जाएगी यहाँ पे इसको सॉल्व करके। फिर b की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे कि जो पॉइंट b है वो इसी कर्व पे लाया करता है, तो फिर आप इसको इंटीग्रेट करके a की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, b का आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है बट ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बेस्ड। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन लिबनिट्ज रूल पे इजी ही आते हैं। अगर 18 क्वेश्चंस आए हैं तो 15 के अराउंड क्वेश्चन इजी ही है, इतना बेसिक एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए। और रिसेंटली ये थ्रू आउट द ईयर्स आए हैं, ध्यान रखिए 13 से लेकर के 21 तक कॉन्स्टेंटली इसके क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो वो इजी डायरेक्ट बेस्ड एप्लीकेशन का ही होगा। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज इनफाइनाइट लिमिट के बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी के क्वेश्चंस होते हैं जो डेफिनेट इंटीग्रल से सॉल्व किए जाते हैं। तो उससे रिलेटेड हम इसमें एप्लीकेशन देखेंगे, सम सीरीज और प्रोडक्ट सीरीज दोनों का। तो ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में भी आते हैं, जेईई एडवांस में भी इसके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये उसका जनरल फॉर्म है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1/n, समेशन की फॉर्म में होता है फंक्शन ऑफ r/n। तो हम ये फॉर्म जनरेट करेंगे, कैसे जनरेट करेंगे अभी मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। लेकिन अगर आप इस तरह से अगर एक ये फॉर्म बना लेते हैं तो इसको हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में। तो उसके लिए क्या होता है, हम इसको कैसे ध्यान रखते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन सिंबल को चेंज करते हैं, बेसिकली समेशन मतलब इंटीग्रेशन, उसका भी वही मतलब होता है। जो r/n होता है उसको हम बोलते हैं चेंजिंग क्वांटिटी, जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। 1/n जो जनरेट करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि 1/n को ही हम dx लिखते हैं, ये हमें ध्यान रखना होता है। तो हम हमेशा क्वेश्चंस अभी देखेंगे जिसमें 1/n जनरेट करेंगे बाहर और r/n जनरेट करेंगे, इसको x लिखेंगे। सबसे पहले हम यही चीजें जनरेट करते हैं। सिग्मा को तो इंटीग्रेशन लिखना है, फिर जो लिमिट्स होती हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट वो लिखी जाती हैं वेरिएबल x पे, क्योंकि x पे ही तो लिमिट्स होंगी। तो x पे वेरिएबल पे लिमिट्स लिखने का मतलब है r/n पे लिमिट्स लिखना। तो r की स्मॉलेस्ट वैल्यू और r की लार्जेस्ट वैल्यू से हम ये वैल्यू निकालते हैं। r की स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर 0 है तो r/n की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 0, r/n की अपर लिमिट 1 हो जाएगी। कैसे, क्योंकि r की हाईएस्ट वैल्यू क्या है n-1, तो उससे आप ये वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिमिट n अप्रोचिंग टू r की हाईएस्ट वैल्यू से अगर आप देखेंगे तो ये आएगा n-1/n, जिसको आप लिख सकते हैं 1-1/n, जिसको आप लिख सकते हैं n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी पे 0, तो ये वैल्यू आएगी 1 के बराबर। ऐसे ये लिमिट लिखी जाती है। ध्यान रखेंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट 0 और 1 हमेशा ऐसे नहीं आती, जनरली लोअर लिमिट 0 ही होती है, अपर लिमिट 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ भी हो सकती है। वो r/n की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि r की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उससे हम वो वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं। तो ऐसे लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालते हैं। अब हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन, क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए 2021 का क्वेश्चन है, समेशन सीरीज का क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज ये हमें कैसे पता लगेगा इससे सॉल्व करना है।
समेशन ऑफ सीरीज में ध्यान रखेंगे आपको तीन फॉर्मूले पता होते हैं, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ n, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ n स्क्वायर, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ n क्यूब। अगर कोई भी सीरीज है जिसमें n का सम है, n स्क्वायर का सम है, n क्यूब का सम है, AP की टर्म्स का सम है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, समेशन ऑफ सीरीज का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो वैसे वाले क्वेश्चंस पे अगर लिमिट का क्वेश्चन होता है तो जनरली समेशन ऑफ सीरीज के फॉर्मूले से और बेसिक लिमिट के कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाता है। अब जैसे अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसी कोई सीरीज का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है इसमें सम ऑफ सीरीज का कोई फॉर्मूला आपको नहीं पता, तो हमेशा मैं इनफाइनाइट लिमिट फाइंडिंग यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में ही सोचता हूँ। अब इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई आपको r/n और 1/n। तो पहले मैं r/n ढूंढता हूँ। r/n रिप्रेजेंट करता है, जिसमें r रिप्रेजेंट करता है चेंजिंग वैल्यू। सारी टर्म्स को नोटिस करिए, उसमें चेंज क्या हो रहा है पहले आपको नोटिस करिए। यहाँ पे देखेंगे 1 है, यहाँ 2 है, तो मुझे दिख रहा है n के साथ में जो एडिशन वाला पार्ट है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ से मेरे को थोड़ा आइडिया लगता है कि यही मेरा r है, जितना मुझे समझ में आ रहा है। और यहाँ पे n+2 है, तो ऑब्वियसली लास्ट में मैं लिखूंगा n+n-1, और अपर वैल्यू क्या है n-1, तो ये से मैच भी कर रहा है। तो यहाँ पे यही हमारा r है, n+r। तो जनरल टर्म की अगर मैं बात करता हूं तो जनरल टर्म हमेशा चेंजिंग वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे r आइडेंटिफाई करते हैं चेंजिंग वैल्यू क्या है। न्यूमरेटर में अगर सब जगह देखेंगे हर टर्म में n है, फर्स्ट टर्म में n नहीं है, तो फर्स्ट टर्म में आप n बना लो। सेम टाइप का पैटर्न सब में बनना चाहिए। और डिनोमिनेटर में देखेंगे सबका स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो अगर मैं इसको n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूं तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब आप नोटिस करिए ये r जनरेट हो रहा है, r की वैल्यू 0 1 2, r की वैल्यू n-1। तो अब हमने क्या किया, r आइडेंटिफाई कर लिया। अब समेशन की फॉर्म में इसको हम लिख लेंगे। समेशन में आएगा n तो आ जाएगा कॉमन, और नीचे आएगा n+r का स्क्वायर। ऐसे हम फिर समेशन की फॉर्म में चेंज करते हैं। आप ऐसे पहले चेंजिंग वैल्यू फाइंड करेंगे आप, फिर समेशन की फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद में आप 1/n और r/n जनरेट करेंगे। तो जनरली मैं फोकस करता हूं r/n जनरेट करने पे। जैसे ही मैं r/n जनरेट करता हूं 1/n क्वेश्चन में अपने आप बाहर जनरेट हो जाता है। तो r/n जनरेट करने का मतलब इसमें नीचे डिवीजन में n आना चाहिए। डिवीजन में n आना चाहिए, अभी स्क्वायर के अंदर है, डिवाइड हम इसको करेंगे n स्क्वायर से, तभी तो डिवीजन में अंदर n आएगा। तो इसलिए मैंने n स्क्वायर से डिवाइड किया। और अगर n स्क्वायर से डिनोमिनेटर को डिवाइड किया है तो n स्क्वायर से न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आएगा। और देखिए यहाँ पे r/n आ गया, हमें r/n में इंटरेस्ट था, तो जो r/n है उसी को हम एक्सपुट करते हैं। तो ये 1/1 + x² आ जाएगा। ये हमारा क्लियर है। और ये देखिए 1/n जनरेट हो रहा है, वो भी हमें चाहिए था, जिसको हमने dx पुट किया। तो dx/1 + x² का इंटीग्रेशन है, ये तो हमें पता लग गया, सिंपल इंटीग्रेशन। लोअर और अपर लिमिट कैसे निकालते हैं, r की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 0 है, अपर n-1 है, तो 0 से 1 ही आएगा। सेम ही तरह का एक्सप्रेशन बन रहा है। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, फिर से रिवाइज करते हैं। पहले वेरिएबल चेंज ढूंढेंगे, r क्या है, जो r है वो आइडेंटिफाई करेंगे, फिर सिग्मा की फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसमें r/n जनरेट करेंगे, तो 1/n अपने आप जनरेट हो जाता है, फिर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पे टोटल 8 क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन मैंने बताया, 7 क्वेश्चन और हैं, वो आप प्रैक्टिस करके वहां पे चेक कर सकते हैं कैसे सॉल्व करना। और ये इंपॉर्टेंट है, जेईई एडवांस में भी इसके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो ये पहली सीरीज है सम ऑफ सीरीज का क्वेश्चन, मतलब एडिशन की फॉर्म में सीरीज है। क्वेश्चन ऐसे भी बनाए जाते हैं जिसमें प्रोडक्ट की सीरीज दी हुई होती है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये प्रोडक्ट सीरीज है, ये 2016 में क्वेश्चन आया, जेईई एडवांस में 2018 में क्वेश्चन आया। सेम ही टाइप का क्वेश्चन था, सिर्फ डिफरेंस यहाँ था, यहाँ पे 2n था एडवांस में, यहाँ 3n है जेईई मेन में जो क्वेश्चन आया, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब ये सीरीज है प्रोडक्ट की सीरीज। तो ऐसे दो क्वेश्चंस बनते हैं, सम ऑफ सीरीज के, एडिशन की सीरीज या प्रोडक्ट की सीरीज। प्रोडक्ट की सीरीज को फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व आपको सम में चेंज करके ही करना है। तो उसके लिए हम प्रोडक्ट को सम में चेंज कैसे करते हैं, लॉग लेके सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इस लिमिट की वैल्यू को मान लेता हूं n, दोनों तरफ मैं लूंगा लॉग और करूंगा सॉल्व। तो लॉग लेने से क्या आएगा, यहाँ तो ये log ऑफ l आएगा। लॉग लेने का लॉजिक यही है कि इसको एडिशन में चेंज करना है। तो प्रोडक्ट को सम में कैसे चेंज करता है लॉग, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, log ऑफ a भी होता है log a + log b। तो जितने भी प्रोडक्ट की टर्म्स हैं उसको आप सम में ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो log this + log this + log this + log this, तो सम में तो एटलीस्ट चेंज होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे log लेते हैं, ये समझ आना चाहिए। और इसमें एक log लेने से एक अच्छी चीज क्या हो रही है, ये जो पावर में है वैल्यू 1/n ये आगे आ जाएगी, और 1/n तो हमें आगे चाहिए, तो इसलिए भी हमें फायदा मिलता है log लेने से। और ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे 1/n की फॉर्म आपको दिख जाएगी, तो ये 1/n आगे आ गया log लेने पे। यहाँ तक क्लियर है। बाकी टर्म को मैंने log में ऐसे यहाँ पे लिख लिया।
तो अब मेरे को दिख रहा है कि इसको मैं सम में चेंज कर सकता हूँ सिग्मा में, इतना मुझे समझ में आ रहा है। 1/n आगे आ गया, तो अब मेरे को r/n से मतलब है चेंजिंग पार्ट। अगर मैं इन सबको लिख लूं यहाँ पे log n plus 1 plus log n plus 2 plus log n plus 3 log 3n ऐसे करके ऐड करके लिख लूं तो टर्म्स आ जाएंगे, उसमें r/n नहीं आएगा, उसमें r मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट पार्ट यही तो बताया था मैंने, चेंजिंग पार्ट देखेंगे तो देखिए ये r है हमारा, 1 है यहाँ पे, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो अगर इसको देखेंगे तो n plus 2n आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा r आ जाएगा, दैट इज 2n। तो मुझे दिख रहा है r मैंने फाइंड कर लिया है चेंजिंग पार्ट, नीचे वाला पार्ट तो n में है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो r मुझे पता लग गया। मुझे पता है r से काम नहीं चलेगा, r/n चाहिए, क्योंकि सम में अगर चेंज करना है तो r/n अपने को चाहिएगा ही, तो वही तो जनरेट करना है। तो अब मुझे दिख रहा है ये प्रोडक्ट में है, लेकिन अगर मैं नीचे वाली टर्म की बात करूं तो मेरा आइडिया ये है कि हर टर्म को मैं n से डिवाइड कर लेता हूं, या हर टर्म में से मैं n कॉमन ले लेता हूं ताकि r/n जनरेट हो जाए। तो मैंने r/n जनरेट करने के लिए क्या किया, हर टर्म को n से डिवाइड कर दिया। तो जब मैंने हर टर्म को n से डिवाइड कर दिया, आप नोटिस करिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2n टर्म्स ही है, और यहाँ पे n की पावर 2n इसीलिए दिया हुआ है ताकि इस n की पावर 2n में से हर n यहाँ पे हर एक टर्म को दे दो ताकि r/n जनरेट हो जाए। अब ये आ गया n प्लस r/n, तो 1 प्लस r/n की फॉर्म ये जनरेट हो गई है। अब अगर आप इसमें log की टर्म लिखेंगे समेशन में, तो log ऑफ 1 प्लस r/n का सम आएगा, जिसमें r की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से लेकर के 2n तक, तो 1 से लेकर के 2n वहां पे आएगा। अब अगर आप लोअर लिमिट देखेंगे वो तो 0 आएगी 1/n पे, अपर लिमिट 2n/n आएगा, क्योंकि r/n पे लिमिट निकालते हैं तो 2 आएगी, इसमें 1 आ रही थी वो यहाँ 1 नहीं आएगी, ध्यान रखना है। r/n को तो हमने एक्सपुट किया, 1/x को डीएक्सपुट किया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो जो आपका आंसर आएगा इसको इंटीग्रेट करके log ऑफ 1 प्लस x को, उसको आप log l से इक्वेट करेंगे, उससे आपका l का आंसर आएगा लिमिट का। ऐसे हम करते हैं सॉल्व। तो प्रोडक्ट सीरीज को कैसे सॉल्व करना है, दोनों तरफ log लेंगे। जनरली प्रोडक्ट सीरीज में क्या होता है, पावर में n का एक्सप्रेशन होता है, तो जो आगे आ जाता है उससे 1/n जनरेट होता है। फिर जो भी टर्म्स होती है प्रोडक्ट में उसमें r/n जनरेट करने की कोशिश करेंगे तो n कॉमन या ऐसे कुछ आएगा, तो उसमें यहाँ पे ये r/n जनरेट होगा, फिर वो सम की फॉर्म में लिख के आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लास्ट पार्ट, इनफाइनाइट लिमिट्स वाला पार्ट। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा हो। मैंने काफी डिटेल में कोशिश करी है एक्सप्लेन करने की, इन डेप्थ एनालिसिस किया है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी मदद लगी हो, आपको हेल्प मिली हो, तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।